Namaste everyone, welcome to this course of revision for business studies class 12th term 1. Right. तो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आपका YouTube पे स्वागत है. In this video we are going to start a very important topic of marketing chapter and that is marketing mix. मतलब इतना important topic है ये, इसमें से क्वेश्चन आकर ही रहेगा. आप कुछ भी कर लो, आप रोक ही नहीं सकते क्वेश्चन पेपर सेटर को कि वो इसमें से क्वेश्चन ना बनाए. तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है. एंड इन फैक्ट टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ द एंटायर मार्केटिंग चैप्टर, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते होंगे और आप यू विल ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, राइट. तो क्योंकि ये रिविजन है तो विल हैव टू बी अ लिटिल क्विक, लेकिन जो हम डिटेल लेक्चर था उसमें हमने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाई करी थी. बट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमें समझना है कि मार्केटिंग मिक्स का आखिरकार मतलब क्या होता है. मार्केटिंग मिक्स को समझने से पहले हमें इसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी चाहिए. तो बैकग्राउंड स्टोरी देखो कुछ इस तरीके से है कि मार्केटिंग का डिसीजन लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं हमारे उस मार्केटिंग के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं. और दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमने क्लासीफाई करा है दो तरीकों में. एक है आपका कंट्रोलेबल फैक्टर्स, वन टाइप इज कंट्रोलेबल फैक्टर एंड द अदर टाइप इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. नाम से पता चल रहा होगा कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के हाथ में हैं, दैट आर इन्फ्लुएंस्ड एट द लेवल ऑफ द फर्म, यानी कंपनी के लेवल पर वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं अफेक्ट कर सकता हूँ. अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स वो हैं जो कंपनी के समझ के बाहर है, समझ के बाहर नहीं, कंपनी के कंट्रोल के बाहर हैं. एंड इनको हम प्यार से बुलाते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स. और एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, अगर कंट्रोलेबल फैक्टर्स का एग्जांपल बताऊं तो ब्रांड का नाम क्या रखना है, और मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है, मुझे कौन सा मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग यूज़ करना चाहिए. तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं. फिर आपके अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसी. अनटिल एंड अनलेस आपकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी जान पहचान है और आपसे पूछकर जो है सरकार पॉलिसी नहीं बनाती, तब तक तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है एक एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी एक एनवायरमेंटल फैक्टर है या फिर एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है जिसके ऊपर आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट. सेम तरीके से रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप या फिर आपसे रिलेटेड सारी कंपनीज, आपके कॉम्पिटिटर्स, सब उस इंडस्ट्री के लोग जो है उस पर्टिकुलर डिसीजन से, उस पर्टिकुलर चीज़ से, उस पर्टिकुलर फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, राइट. तो अब ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सक्सेस अगर देखनी है तो उनको अपने कंट्रोलेबल फैक्टर्स की जो डिसीजंस लेनी है, इट हैज़ टू मेक श्योर कि वो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ले, ठीक है. यानी टू बी सक्सेसफुल द कंट्रोलेबल फैक्टर्स दे हैव टू बी टेकन कीपिंग इन माइंड दी, कीपिंग इन टू कंसिडरेशन या फिर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स और वेरिएबल्स, राइट. अब यहाँ पर ये जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स बनेंगे, यानी हमें कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, अपने फैक्टर्स अपने जो चूज़ करने हैं, जो करने हैं, उनको बहुत सारे टूल्स को उनको मिलाकर, बहुत सारे मार्केट कंट्रोलेबल वेरिएबल्स को मिलाकर मार्केटिंग टूल्स बनाते हैं, राइट. और इन सभी का कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स जो है हम बनाते हैं और अपनी मार्केट ऑफरिंग जो है डिसाइड करते हैं. एंड देन वी डिसाइड अपनी मार्केट ऑफरिंग. और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स है ना, इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स. यस, आपने सही समझा. तो अगर मैं डेफिनेशन के तौर पर आपको बताऊं तो मार्केटिंग मिक्स क्या है, ये एक सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स हैं. वो सारे मार्केटिंग टूल्स हैं जो कोई भी कंपनी यूज़ करती है अपने आप को मार्केट में दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए और अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ताकि उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो उसको सर्व कर सके, राइट, उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सके. सो क्या है मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स वो क्या है, सेट है. सबसे पहले सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स है. मार्केटिंग टूल्स मैंने क्या बताया, ये सारे जो है कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर हैं, जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, हमें ऑब्वियसली वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल, राइट, जो कि फर्म यूज़ करती है टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट. टारगेट मार्केट में अपने आप को, अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करने के लिए जो सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम मार्केटिंग मिक्स. ओके, राइट. अब मार्केटिंग मिक्स का हमने जो है मतलब देख लिया. मार्केटिंग मिक्स में जो है चार बहुत उसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो है आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. और 4P आपने शायद क्लास 11th में भी कभी सुना होगा, मार्केटिंग के 4P बताइए, मार्केटिंग के 4P बताइए, ठीक है, वो मार्केटिंग मिक्स के 4P हैं, ठीक है. सो
अब हमें छोटा छोटा ब्रीफ में इनको ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, उसके बाद हम हर एक को डिटेल में देखेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को, हर एक को डिटेल में भी हमें देखना है। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्ट का जो है इन्होंने बोला है, प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट इज अ गुड और अ सर्विस जिसकी कुछ वैल्यू है, समथिंग ऑफ वैल्यू, जिसकी कुछ वैल्यू है, जिसको खरीद कर लोग लगेंगे कि उन्हें कुछ वैल्यूएबल प्राप्त हुए, जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, ठीक है। समथिंग ऑफ वैल्यू विच इज़ ऑफर टू द मार्केट फॉर सेल, जिसको मार्केट में ऑफर किया जाता है ताकि लोग उसको खरीदें और उसके बदले में हमें पैसे मिले, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इसमें जो है इंक्लूड होता है आपका फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, टैंजिबल प्रोडक्ट, कैलकुलेटर हो गया, पेंसिल हो गया, फ़ोन हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो फिजिकल प्रोडक्ट होता है इसमें। एंड देन उस प्रोडक्ट से डिराइव होने वाले बेनिफिट्स, बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। अब वो भी जो है आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपका फंक्शनल, फ़ोन जो है, फ़ोन मैंने किस लिए यूज़ करा? फ़ोन मैंने यूज़ करा कि कॉल करनी होती है, सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करना होता है, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल और सोशल। सोशल, आईफोन लिया है तो भाई हाँ, बोलते हैं ना बच्चे अमीर बाप की औलाद है, पापा ने आईफोन गिफ्ट कर दिया है, तो ये एक सेल्फ एस्टीम पे जो है हमारा होता है। और साइकोलॉजिकल, हमें जो है खुद को भी लगता है कि यार आई एम एन आईफोन यूजर, कम ऑन मैन, लाइक आई डिजर्व गुड थिंग्स इन लाइफ, राइट। तो वैसे करके, तो फंक्शनल, साइकोलॉजिकल एंड देन सोशल। और उसके बाद आपका जो है एक्सटेंडेड प्रोडक्ट आ जाता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी विच विल स्टडी। अभी हम जब एक्चुअली में प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे तब हम पढ़ेंगे इसमें। और ये जो है इसके एलिमेंट्स हैं, जिसमें क्या क्या आता है? आपका प्रोडक्ट मिक्स आता है, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, आपका न्यू प्रोडक्ट आपको उसी में से लॉन्च करना है विच इज़ पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लेकर आने हैं टाइम टू टाइम दैट, उसके ऊपर लेबलिंग क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या लेबल्स इस पर लगने चाहिए, और उसकी ब्रांडिंग हमें किस तरीके से करनी है, ठीक है, राइट। अब इसके बाद है हमारा प्राइस। प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस इज द अमाउंट द कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। सो द प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट द कस्टमर्स हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। और इसके लिए इसको क्या क्या कंसिडर करना होता है, जो मार्केटर है उसको क्या क्या कंसिडर करना होता है, उसको देखना होता है सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस सेटिंग, कि क्या, कैसे मुझे जो है अपना प्राइस सेट करना है। इंटी पिंटी पॉकेट पिंटी करके नहीं निकलता प्राइस बच्चों। आप क्या लगते हो कि यार ये आईफोन वालों को समझ नहीं आ रहा होगा प्राइस क्या रखना है, चलो भाई इंटी पिंटी पॉकेट पिंटी देख लेते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, एक 10,000, एक 50,000, एक 1 लाख, एक 1.5 लाख, ऐसे करके नहीं, ऐसे नहीं होता, प्रॉपर जो है देखा जाता है। एंड देन दे ऑल्सो हैव टू लुक एट दी फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट दी प्राइस, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस। अभी इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, बट लेट्स लुक एट दी व्हाट दी एलिमेंट्स इसका प्राइस लेवल है। फिर उसके बाद मार्जिन, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना हमें मेंटेन करना है वो है। प्राइसिंग पॉलिसी हम कौन सी फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं, हम स्पेसिफिकली कौन सी फॉलो कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड प्राइस चेंज विद टाइम, मार्केट के डिमांड के हिसाब से, या फिर आपके प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से, हाउ डू यू प्लान टू चेंज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द नियर फ्यूचर, दैट इज व्हाट इट कवर्स। देन नेक्स्ट इज प्लेस। प्लेस जो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वो सभी एक्टिविटीज़ आ जाते हैं जिसमें हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से मूव कर कर हमारा प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचे हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि टारगेट कस्टमर जो है हमारे फैले हुए हैं, हमारे जो है द कस्टमर्स आर सेपरेटेड थ्रू जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, एंड देन वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो, क्योंकि हमारा जो जेनेरिक सा प्रोडक्ट है इट इज़ यूज्ड बाय एवरीबडी, राइट। तो वो, लेकिन लोग भी हर जगह पूरे फैले हुए हैं, तो उनके थ्रू कैसे हमें जो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू यूज़ करके हमें वो प्रोडक्ट उन तक पहुंचाना है, ठीक है। तो 3 डिसीजंस जो हैं इसमें आती हैं। सबसे पहले आपको इंटरमीडियरीज सेलेक्ट करने हैं, सिलेक्टिंग द इंटरमीडियरीज, ठीक है, सिलेक्टिंग इंटरमीडियरीज और डीलर्स। फिर उसके बाद आपको जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, प्रोवाइडिंग, इसी में निकाल लो, एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप मैनेज कर रहे हैं इन्वेंट्री, मैनेजिंग द इन्वेंट्री, एंड देन स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन।
ये सारे जो हैं डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे, किसके लिए, हमारे प्लेस के लिए, कि हमें किस तरीके से सिलेक्ट करना है कि इंटरमीडियरीज हमारे कौन से होने चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना है, ये इसी का ही पार्ट है। देन मैनेजिंग इन्वेंट्री कैसे होगा, एंड देन स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ओके, अब इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, चैनल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चैनल हमें सिलेक्ट कैसे करना है वो होना चाहिए, चैनल में कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जो मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर चैनल के, उनके अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएं होलसेलर के रिटेलर के साथ, रिटेलर के शायद फर्दर उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ, वट एवर मे बी द रीजन, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट्स। चैनल का कोऑपरेशन हमें आपस में कैसे करना है, हाउ डू वी मेक श्योर दैट द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर कोऑर्डिनेटिंग नाइसली विद दी रिटेलर्स एंड एवरीथिंग। एंड देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम अलग से करेंगे, मतलब करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। देन वी हैव टू स्टार्ट विद प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है, प्रमोशन में हम वो सभी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे वी आर मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू आवर कस्टमर्स, राइट। तो इसमें आपको लिखना है दैट प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूड द एक्टिविटीज दैट कम्युनिकेट अवेलेबिलिटी, फीचर्स बताए हमारे, मेरिट्स बताए हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं ऑफ द प्रोडक्ट टू द टारगेट कस्टमर्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमें उन्हें क्या करना है, परसुएड करना है। हमें सिर्फ इसलिए थोड़ा ना बताना है कि हाँ ठीक है ये प्रोडक्ट है, बस देख लिया, हाँ देख लिया। अरे वी हैव टू इंड्यूस देम कि एक्शन भी लो। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आपकी जेब से पैसा निकलना चाहिए वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ ठीक है ज्ञान के लिए बता दिया, जनरल नॉलेज है, देख लो प्रोडक्ट है, जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हम इसी इंटेंशन के साथ उनको बता रहे हैं, इसी इंटेंशन के साथ उनके बार बार एडवर्टीजमेंट करके वो सब करके उनको बार बार वो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं ताकि they feel like they should have this product, they're missing out on something, right? So we have to also persuade them to make the purchase, shell out the money from the pocket and give it to the producer. Okay, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, सो घबराइएगा नहीं। अब हम अपना फर्स्ट मार्केटिंग मिक्स का जो एलिमेंट है, कंपोनेंट है, उसको शुरू करने वाले हैं, एंड दैट इज माय फ्रेंड्स, दैट इज प्रोडक्ट। नाम से पता चल रहा है क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट और सर्विस दोनों हो सकता है। ये वो बला है जिसके बेसिस पर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, किसी भी कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट कहानी टिकी हुई है। प्रोडक्ट अच्छा नहीं तो सामान भी नहीं बिकेगा आपका, यानी सेल भी नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्ट अच्छा नहीं तो सेल भी अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले मीनिंग हमें देखना है कि प्रोडक्ट का आखिरकार मतलब बताया क्या गया है। प्रोडक्ट जो है वो गुड्स हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो हम पहले तो सिर्फ गुड्स होते थे, सर्विसेज नहीं होती थी। तो क्या है, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, या फिर एनीथिंग ऑफ वैल्यू जो कि ऑफर की जाती है मार्केट में सेल के लिए, ठीक है। और हमने इसमें देखा था कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, द फिजिकल प्रोडक्ट, यानी उससे हमें द प्रोडक्ट इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस कैलकुलेटर, दिस इज द प्रोडक्ट। अब इससे बेनिफिट क्या है, फंक्शनल बेनिफिट क्या है, चलो इससे तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट और सोशल बेनिफिट कुछ नहीं दिखेगा, बट दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर जो है 300-350 रुपये का होगा, ठीक है। नाउ इफ आई एम बाइंग एन एक्सक्लूसिव कैलकुलेटर फ्रॉम कैसियो, ठीक है, ये सिटीजन का है, मैं आई एम बाइंग एन एक्सक्लूसिव कैलकुलेटर दैट वाज, जैसे आपको वो बाइक याद है जो बहुत सारे पार्ट से मिलाकर बाइक बनाई गई थी, राइट। वैसे से ही एक बहुत ही स्पेशल कैलकुलेटर बनाया गया हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टाइन कैलकुलेटर यूज़ करता था, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और उसको जो है रिफर्बिश करके बनाया है, एंड आई वांट टू बाय दैट। सो उससे क्या है, मेरी सोशल नीड, लाइक आई बीइंग एक्सेप्टेबल इन द ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, एंड देन माई साइकोलॉजिकल नीड्स दैट मेरा खुद का सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ रहा है, लाइक आई एम ओनिंग समथिंग दैट इज़ यूनिक एंड रेयर, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, ठीक है। सो द फिजिकल प्रोडक्ट, the benefits that we derive from the product that are functional, psychological and social, and then we are going to talk about the extended product का मतलब क्या होता है। extended product का मतलब अगर आप देखोगे तो अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, राइट, उसी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल पहले मैगी नूडल्स आते थे, 2 मिनट मैगी नूडल्स, उसके बाद उन्होंने मैजिक मसाला मैगी का लॉन्च कर दिया, फिर केचप लॉन्च हुआ, तो ऐसे क्या है, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट। एंड देन इट ऑल्सो includes the sales, after sale service. For example, there is, you buy one packet of Maggi and then you're not satisfied क्योंकि उसके अंदर एकदम जो है चूरा निकल के आया था, then you contact the buyer, तो वो बोलता है कि नहीं हमने तो कुछ भी नहीं करा, दिस ये तो नया माल आया है, पूरा ऐसे ख़राब निकल कर आया है, पूरा लॉट ही ख़राब निकल कर आया है, फॉर
एग्जाम्पल, देन द कंपनी विल लिसन टू यू लाइक आफ्टर सेल सर्विस, कि आपको परचेज होने के बाद अभी कुछ ऐसी सेटिस्फाइड नहीं हो आप, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो या हियर अब क्लासिफिकेशन में जो है हमें करने हैं, हमें 2 तरीके से बताना है, तो हमारे 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और दूसरा जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कौन कौन से हैं बताइए, बोलिए साथ साथ और लिखते। अगर आप लिख नहीं रहे हो ना, मैं हर क्लास में ये बोलती हूँ, मुझे जैसे ही याद आता है मैं वैसे ही बोल देती हूँ कि भाई लिखो लिखो लिखो, अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है लिखना, ठीक है। सो 2 टाइप का क्लासिफिकेशन से हमने करा है, वन इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड दी अदर वन इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में चलो मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, लेट मी शो यू द डायग्राम, इसमें दिखाती हूँ, चलो। ठीक है। सो प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। फिर हम ड्यूरेबिलिटी भी के बेसिस पे भी जो है हम करते हैं, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड देन सर्विसेज, और शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व के बेसिस पे भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन करा हुआ है कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। इनके बारे में हमें डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डिसीजंस इन्वॉल्व हैं जिनको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। 3 डिसीजंस हैं, 3 डिसीजंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से लिखिए, इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ब्रांडिंग, फिर आपका आ जाएगा पैकेजिंग, फिर आपका आ जाएगा लेबलिंग। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। सो ध्यान से सुनिएगा अब आगे की कहानी। अब हम सबसे पहले ब्रांडिंग को पिक करने वाले हैं, ब्रांडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आई थिंक अभी तक क्लियर है। अब प्रोडक्ट के अंदर जो 3 मेजर डिसीजंस इन्वॉल्व हैं उनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पकड़ रहे हैं ब्रांडिंग को। तो ब्रांडिंग देखो, ये एक कैलकुलेटर है, ठीक है, जेनेरिक नाम है। ये एक मोबाइल फ़ोन है, जेनेरिक नाम है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला ये एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन है, क्या है, दिस इज़ अ जेनेरिक फ़ोन, ठीक है, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है। ऐसे ही ये एक रिमोट है, कुछ भी नहीं पता किसका क्या है। जेनेरिक नेम आपका क्या है, प्रोडक्ट का जेनेरिक नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, यूजुअली वो होता है। लेकिन ब्रांड क्या होता है, ब्रांड से आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हो, तभी तो आईफोन, ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है, ये लो, ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है। मैम कितने फ़ोन पड़े हैं आपके पास चलो, फ़ोन है, लेकिन ब्रांड कैसे बनेगा, जब हम अपना ब्रांड एसोसिएट कर देंगे उसके साथ, ठीक है, एंड देन वी मेक श्योर कि जब भी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम उस ब्रांड के साथ दे रहे हैं, जब भी हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं हम उस ब्रांड के नाम के साथ करें, सो दैट पीपल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग अस, सो दैट पीपल स्टार्ट नोइंग अस, ओके। तो जेनेरिक नेम, दैट जेनेरिक नेम क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, दैट इज द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को एक नेम दे रहे हैं या कोई साइन दे रहे हैं या कोई सिंबल दे रहे हैं, ठीक है। हम क्या दे रहे हैं, हम कोई नेम, साइन और सिंबल दे रहे हैं, जिसकी वजह से किन चीज़ में हेल्प होगी, सबसे पहले डिस्टिंग्विश, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी आपको ब्रांडिंग सुने आपको डिस्टिंग्विश वाला वर्ड ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ब्रांड बनाया इसलिए जाता है ताकि कस्टमर्स जो हैं ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकें एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से, एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से, डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और दूसरा, धीरे 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 जब आप लॉन्ग समय के लिए मार्केट में रहते हो, देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग द कस्टमर लॉयल्टी, बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है। एक बोलते हैं ना, एक बार आईफोन खरीद लिया उसके बाद आप एंड्रॉयड पे वापस नहीं जा पाओगे, एक बार आईफोन तो हर बार आईफोन, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट कि ब्रांड लॉयल्टी इतनी ज़्यादा बिल्ड हो जाती है, द पीपल बिकम सो लॉयल टू द ब्रांड दैट once they buy any product, even if कुछ प्रॉब्लम आ जाते, they'll go back to the same brand again and again,
ठीक है। अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं इसमें। तो पहला कॉन्सेप्ट है आपका ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने कोई नेम दे दिया, कोई टर्म दे दिया, कोई साइन दे दिया, कोई सिंबल दे दिया, ठीक है, या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम, दैट इज गोइंग टू हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। उसके बाद ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या है? now this is done to differentiate the product from the competitors, differentiate it from competitors product। ठीक है। ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नेम वो पार्ट ऑफ द ब्रांड है दैट इज द वर्बल कंपोनेंट। क्या है? जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अब एप्पल है, एप्पल का फोन है, राइट, एप्पल का फोन आईफोन है, ठीक है। दिस इज द वर्बल कंपोनेंट ऑफ द ब्रांड। एंड देन इफ आई लुक एट दी ब्रांड, तो उसने क्या लोगो सा बना रखा है, द एप्पल दैट इज, हाँ देख लो कितना सुंदर बनाया मैंने, ठीक है। सो एप्पल है, उनका लोगो है, सिंबल है, राइट। फिर उसके बाद ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क क्या होता है? ब्रांड मार्क अगेन इट इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट इज इजिली रिकग्नाइजेबल। एक मार्क की तरह होता है बट इट इज नॉट अटरेबल, ठीक है। दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी रिकग्नाइज्ड बट विच इज नॉट अटरेबल, यानी आप उसको मुंह से नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में अपीयर करता है? इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अगेन व्हाट? सिंबल, डिजाइन हो सकता है, कोई डिस्टिंक्ट कलर स्कीम हो सकती है, ठीक है, कि आप उसको आइडेंटिफाई करो। आपने वो वाली गेम्स खेली है? मेरा भाई पहले वो वाली गेम्स बहुत खेलता था जिसमें वर्ड ऐसे ना, मतलब ब्रांड्स के नाम आपको गेस करने होते थे, आपको वो पजल जो है वो दे देता था, एंड देन यू हैव टू सॉल्व लाइक स्क्रैबल होता था ना, स्क्रैबल गेम होता था, उसमें आपको वर्ड्स बनाने होते हैं। इसमें इज लाइक यू हैव टू पजल दी जाती है आपको, देन यू हैव टू वो आपको हिंट्स देता है उस ब्रांड से रिलेटेड, एंड देन यू हैव टू गेस द नेम ऑफ द ब्रांड, या फिर वो आपको लोगो दिखा देते हैं, देन यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द ब्रांड, ऐसे करके होता है। फिर आपको ब्रांड का नाम बता देगा एंड देन वो बोलेगा कि चलो इसका लोगो चूज करो क्या है। सो इट्स लाइक दैट, ठीक है। सो नाउ कम्स द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? वो पार्ट है ब्रांड का जिसमें लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है, against the now this protection is given against its usage by other firms। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ, ट्रेडमार्क के केसेस देती हूँ। लेट मी ओपन माई नोट्स। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। ट्रेडमार्क तो इतना बढ़िया टॉपिक है ना, तो कभी आप अपने शायद BBA या MBA में ज़रूर पढ़ोगे ट्रेडमार्क के बारे में, देन यू विल गेट टू नो अबाउट सो मेनी केस स्टडीज़। इतने इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो आपने देखा होगा, अगर आप नॉर्थ साइड में रहते हैं तो एक रेस्टोरेंट आता है ना, क्या नाम है उस रेस्टोरेंट का? अरे आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट। चलो मैं आपको वैसे एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके घर के पास जो है कोई बहुत अच्छा ढाबा है, ठीक है, कंत ढाबा है फॉर एग्जांपल। तो यूजुअली जब आप जाते हो, थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया में जाते हो, तो आपको दिखेगा कि यार एक ही नाम से इतने सारे ढाबे हैं, ओरिजिनल कंत ढाबा, द रियल कंत ढाबा, द कंत ढाबा। उस पर्टिकुलर लेन में क्या है कि वो क्या है, इसी को बोलते हैं वो, क्योंकि ट्रेडमार्क उन्होंने करा नहीं रखा होता, और ढाबा लेवल पे बेचारों को पता भी नहीं होता कि ट्रेडमार्क करवा सकते हैं अपना ऐसे नाम, ताकि दूसरे लोग उनके बिजनेस का नाम यूज़ ना कर सकें। अब एक ढाबा बहुत चल जाता है, ठीक है, अब एक ढाबा बहुत चल जाता है तो बाकी लोगों को लगता है यार ये तो बहुत चल रहा है, लेकिन ये तो एक ही जगह पर है, हम अपना यहाँ पे थोड़ी दूर में खोल लेते हैं ताकि कोई इधर से आने वाले शायद हमारे पास पहले रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है मेंटालिटी के साथ वो सेम नाम के साथ बस द लगा देंगे, रियल लगा देंगे, किंग लगा देंगे, कुछ ऐसा कर देते हैं, बट वेरी स्लाइट चेंजेस, बट जस्ट गिविंग की इम्प्रेशन की हाँ जी ये तो वही वाला ढाबा है जो बहुत फेमस है,
राइट, दे वांट टू कैपिटलाइज ऑन द ब्रांड इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ढाबा। अब ऐसे से ही बहुत सारे ट्रेडमार्क से रिलेटेड केसेस होते हैं। ट्रेडमार्क मैंने आपको बताया कि किस लिए दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि एक लीगल प्रोटेक्शन रहे उस पर्टिकुलर कंपनी को, उसके ब्रांड को, ताकि बाकी लोग उसका ब्रांड ना यूज़ कर सकें। अब आपने याहू का नाम तो सुना ही होगा, राइट, याहू मेल, याहू फाइनेंस, ये वो। अब याहू का जो है एक केस हुआ था एक बंदे के साथ जिनका नाम था आकाश अरोड़ा। आकाश अरोड़ा के पास एक डोमेन था, जैसे आपको ये डोमेन दिख रहा है ना, scholar91.com, तो दिस इज द डोमेन। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल कितने सारे डोमेन्स होते हैं, ठीक है, google.com, godaddy.com, राइट, हाँ जी। तो ऐसे जो है डोमेन था उस बंदे के पास, आकाश अरोड़ा के पास, yahooindia.com, और उसने जो है अपनी वेबसाइट पूरी रन कर दी। अब क्या है, लोगों को इससे इंप्रेशन जाना था कि ये शायद याहू ओरिजिनल वाला जो याहू है उनकी वेबसाइट है ये। नाउ ऑब्वियसली उसका इंटेंशन वो नहीं था, तो बंदे ने अपने डिफेंस में ये बोला कि मैंने अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लेमर डाला हुआ है कि ये जो है याहू से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, ये एक इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हमारी सर्विसेज हैं। अब क्या है कि उसका इंटेंशन तो सही था कि ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कि यार कहीं ना कहीं घपला है इसमें। उस बंदे ने उसका कोई भी रिलेशन नहीं है याहू के साथ। ही जस्ट वांट्स टू कैपिटलाइज ऑन द ब्रांड इमेज जो कि क्रिएट करा है याहू ने इतने सालों में, ठीक है। तो फिर जो है ऑब्वियसली याहू ने ही जीता वो केस, और फिर जो है उसको वो डोमेन हटाना पड़ा, राइट। एक और केस मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला और बिस्लरी, दो कंपनीज हैं, ठीक है। तो बिस्लरी जो है क्या बनाता था, एक माजा करके एक ड्रिंक बनाता था, लेकिन उन्होंने वो जो ब्रांड है वो सेल कर दिया था, कोका कोला को सेल कर दिया था, ठीक है। फिर जो है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, नो हाउ, नॉलेज, नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एवरीथिंग दैट वाज सोल्ड बाय बिस्लरी टू कोका कोला। कौन सा वाला, माजा के लिए, फ्रूट ड्रिंक। अब क्या है कि बहुत टाइम तक कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद बिस्लरी ने क्या कराया, ये नाम का ट्रेडमार्क टर्की में रजिस्टर करा दिया, और इस नाम से, इस पर्टिकुलर माजा के नाम से ही, ब्रांड के नाम से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब कोका कोला को ये बात पता चल गई कि तुमने हमसे पैसे लिए, तुमने हमें अपना बेच दिया है, तो तुम कैसे यूज़ कर सकते हो सेम चीज़, जब तुमने यू हैव 100% सोल्ड एवरीथिंग इंक्लूडिंग नो हाउ, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एवरीथिंग, वाई आर यू यूजिंग द सेम ब्रांड एंड सेलिंग इट। आपने जो ब्रांड सेल कर दिया है, आप उसी की ब्रांड इमेज पे जो कैपिटलाइज करके आप उससे अपने प्रॉफिट्स कमाना चाह रहे हो, क्योंकि माजा का नाम सुन के तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ चलो तो सेफ ब्रांड है, पता ही है कौन सी कंपनी का है, राइट। तो फिर जो है 2008 में जो है उन्होंने ये हरकत करी थी बिस्लरी ने। फिर उसके बाद कोका कोला कोर्ट के पास गए थे और उन्होंने बोला था कि भाई आप हमें परमानेंट ऑर्डर दीजिए, और जो भी इन्फ्रिंजमेंट के डैमेजेस हमें सफ़र हुए हैं आप प्लीज़ हमें वो पे करवाइए, ठीक है। तो उन्होंने जो है फिर वो उसका एक्सपोर्ट भी मना हो गया था। फिर उसके बाद जो है एक इंटरिम ऑर्डर लग गया था, परमानेंट नहीं लगा था, बट इंटरिम ऑर्डर लग गया था और उनको डैमेजेस पे करने पड़े थे। तो इतने बड़े बड़े लेवल पर भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। एक तो छोटे लेवल पे हमने देखा है, तो ढाबा लेवल पे हमने देखा, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं आपको हमारे एरिया के बताती हूँ, एक कोई शायद से मिस्टर ब्राउन करके कोई फ्रेंचाइजी है, शायद कॉफ़ी वगैरह या पता नहीं क्या है। अब जो है हमारे यहाँ पे एक बंदे ने ही मिस्टर ब्राउन के नाम से एक अपना स्टॉल खोल दिया, कॉफ़ी वगैरह बेचता था वो उस पर। अब जो है उसको नोटिस आ गया वहाँ से कि ये तो हमारा है, आप कैसे यूज़ कर सकते हो, राइट। तो फिर उसको बंद करना पड़ा, उसको अपना नाम चेंज करना पड़ा, एंड कुछ डैमेजेस इमीडिएटली नहीं पे करने पड़ते, तो वो पहले वार्निंग देते हैं कि आप इसको बंद कर लो, अदरवाइज हम कोर्ट में जाएंगे। तो पहले आर्बिट्ररी बेसिस पर जो है केस सॉल्व किया जाता है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये थी आपकी ट्रेडमार्क की कहानी। नाउ वी हैव टू डू दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, कि आखिरकार एक अच्छे ब्रांड नेम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले छोटा होना चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट, ईजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग ईजी होनी चाहिए, रिकग्नाइज होनी चाहिए, एंड देन आसानी से याद हो जाए वो भी होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं इनकी तो ना किसी को प्रोनाउंसिएशन आती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है लुई विटॉन, मैम आधे लोगों को इसकी प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आती है, तो आप कैसे कह सकते हो एक बहुत अच्छा ब्रांड नेम है। देखो वो लग्जरी ब्रांड है और उनका टारगेट भी नहीं है कि वो मास ऑडियंस को केटर करें। उनका है कि बस जो एकदम सुपर रिच हाई क्लास 1%, टॉप 1%, सिर्फ उन्हीं के लिए उन्हें सामान बनाना है। उनके पास स्केल ऑफ ऑपरेशंस का तो उनके पास कोई वो है नहीं। एवरी आइटम दैट दे प्रोड्यूस इज लाइक वेरी एक्सक्लूसिव एंड वेरी विद केयर एंड एवरीथिंग लग्जरी, तो जो भी है, ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरली गुड ब्रांड नेम क्या होता है, ठीक है।
So it should be short, should be easy to pronounce and spell and then recognize and remember. It should suggest the product's benefits and qualities. अगर आपने ब्रांड का नाम लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रांड के नाम के साथ एक पंच लाइन भी होती है, राइट? तो वो पंच लाइन जो है इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये जो है दर्शाता है. फॉर एग्जाम्पल मैगी 2 minutes नूडल्स, राइट? एक छोटा सा पंच लाइन उसके साथ टैग लाइन बोलते हैं उसको, पंच लाइन नहीं टैग लाइन बोलते हैं, टैग लाइन ऐड कर दिया. दैट टेल्स यू द बेनिफिट्स एंड द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट जो ब्रांड उससे एसोसिएटेड है, ठीक है? एंड देन इट शुड बी डिस्टिंक्टिव. कैसे भूल सकते हैं हम इस शब्द को? डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव, ठीक है? अलग होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अब देखो यिप्पी और मैगी 2 ब्रांड्स हैं, राइट? मैगी की जो ब्रांडिंग है, जो कलर्स उसने यूज़ करे अपने रैपर के लिए और जो एड्स में भी वो कलर यूज़ करते हैं, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. लाइक अ थीम ऑफ येलो एंड रेड. यिप्पी ऑरेंज और ऑरेंजिश और कुछ रेड टाइप का थीम जो है यूज़ करता है. सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई, दूर से ही देख के बता सकते हो कि मैगी का ये पैकेट है, यिप्पी का ये पैकेट है, ठीक है? सो एंड देन इट शुड बी अडेप्टेबल टू पैकिंग एंड द लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स. अडेप्टेबल टू द पैकिंग एंड द लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स. विद टाइम जो है लेबलिंग पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स जो है चेंज होती हैं. देन योर प्रोडक्ट शुड बी, योर ब्रांड नेम शुड बी वेरी मच अडेप्टेबल. कि कल को कुछ अगर हम कुछ न्यू पैकिंग करें तो उससे ये नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल ही डिफरेंट मतलब निकल कर आ रहा है, ठीक है? एंड देन इट शुड बी सफिशिएंटली वर्सेटाइल टू अकोमोडेट द न्यू प्रोडक्ट्स. आपको कुछ ऐसा नाम नहीं रखना है कि आप अपनी ही एक्सपेंशन को लिमिट कर दो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने रेस्टोरेंट खोला और मैंने उसका नाम रख दिया, मतलब मैंने ब्रांड का ही नाम रख दिया फरीदाबाद फूड्स फॉर एग्जाम्पल. अब मैं ये ब्रांड लेकर मुझे अब फ्रेंचाइजी खोलनी है, मैं दिल्ली में जाऊँगी, क्या लगता है दिल्ली में एक्सेप्टेंस होगी? और ऐसा तो कोई मतलब कंट्री लेवल का तो है नहीं कि फॉर एग्जाम्पल चलो अगर कंट्री लेवल पे है, इंडिया रखा है, तो फिर अब मैं बाहर जाऊँगी तो शायद इंडियंस वहाँ पर आ जाएंगे, लाइक हैविंग अ सेट ऑफ यू नो ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो शायद वहाँ पर यूज़ करना चाहेगी. बट नहीं है. आई एम लिमिटिंग माई ओन एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ यूजिंग अ वर्ड जो कि खुद में एक लिमिटिंग है, ठीक है? बाई यूजिंग अ नेम विच इज़ नॉट वर्सेटाइल इनफ, ठीक है? एंड देन इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड. कॉपी नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और यूनिक चीज़ें ही रजिस्टर करी जाती हैं. एंड इट शुड बी केपेबल टू बी प्रोटेक्टेड लीगली. तो हम उसे लीगली प्रोटेक्ट कर पाएँ, ये भी जो है फ्रीडम हमारे पास होना चाहिए, ठीक है? तभी जितने भी आप ट्रेडमार्क्स या जितने भी आप ब्रांड नेम देखते हो सबका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है. तो आप ये नहीं कर सकते अच्छा उन्होंने छोड़ दिया होगा, कोका कोला ने शायद करवा नहीं रखा होगा, मैं करा लेता हूँ फिर उनसे जो है पैसे ले लूँगा. ऐसा नहीं होता, ठीक है? एंड देन इट शुड हैव अ स्टेइंग पावर. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसे ट्रेंड के साथ जो है ख़त्म हो जाए. रिमेंबर फिजिट स्पिनर, राइट? बस एक जो है फैड चला था तब, उसके बाद नोबडी रिमेंबर्स इट, राइट? अगर कोई ब्रांड उस टाइम फेमस हो जाता है, शायद अभी भी चलता, लाइक नोबडी, आई डोंट थिंक आजकल कोई यूज़ भी करता है. बट द पॉइंट इज इट शुड हैव अ स्टेइंग पावर. शायद मैंने एग्जाम्पल सही नहीं दिया बिकॉज फिजिट स्पिनर जो है वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट था वो तो एक फैड था, बट यहाँ पर हम ब्रांड की बात कर रहे हैं. तो ब्रांड की जो है एक स्टेइंग पावर होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि समय के साथ जो है वो निकल जाए. ऑल राइट, now that we are through with branding, we are going to move to packaging. पैकेजिंग के लिए मुझे आपको दिखानी है 2 चीज़ें. ये लीजिए, लेट मी इंक्रीज माय स्क्रीन, ठीक है? ये क्या है? ये आपने देखा ही होगा, कोलगेट का पैक है, राइट? दिस इज़ द पैकेजिंग ऑफ इट. अब मैं डायरेक्ट यहाँ से तो यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करती हूँ, ठीक है? राइट? अब ये भी जो है एक लेवल की पैकेजिंग है, राइट? एक लेवल की पैकेजिंग ये भी है बिकॉज मैं डायरेक्ट इसको नहीं यूज़ कर रही हूँ. इसके अंदर जो सामान है, ये न्यू है तो ओके खोल लेते हैं, कोई बात. इसके अंदर जो सामान है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? आई होप आप लोग देख पा रहे हो, मुझे तो दिख रहा है पेज. सो मैं इसके अंदर जो सामान है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, राइट? सो ये है पैकेजिंग. और लेबलिंग तो आपको दिख ही जाएगा. ये सब जो है ये लेबल्स हैं जिसमें बार कोड्स हैं, ठीक है? और प्राइस और ये सब लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरर का भी जो है सारा लिखा हुआ है, और ब्रांडिंग लगी हुई है. एंड देन फीचर्स लिखे हुए हैं. इफ़ यू लुक क्लोजली द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर रिटन, बेस्ट एवर लिखा हुआ है यहाँ पे इनका बार कोड है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरे को आपको दिखाना था पैकेजिंग से रिलेटेड.
राइट। अब पैकेजिंग का मतलब क्या है? पैकेजिंग का मतलब है इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग। हम क्या कर रहे हैं? ये डिजाइन हुआ होगा ना, डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंटेनर। क्या है ये? कंटेनर है और या फिर रैपर है। रैपर बोल लो, कंटेनर बोल लो, रैपर ऑफ द प्रोडक्ट। क्या है ये? कंटेनर है, रैपर ऑफ द प्रोडक्ट है। तो पैकेजिंग जो है एक एक्टिविटी है, इट इज द एक्टिविटी वेर इन वी डिजाइन एंड प्रोड्यूस द कंटेनर और द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। अब 3 लेवल की पैकेजिंग होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी प्राइमरी, फिर आपकी होती है सेकेंडरी, और फिर होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी जो है इमीडिएट कंटेनर है इसका। ठीक है। अब ये तो आपने इसका देखा। अब ये क्या है? ये जो है, ये लेवल जो पैकिंग है, दिस इज सेकेंडरी पैकिंग। दिस इज द एडिशनल लेयर, दिस इज द एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग प्रोटेक्शन दैट इज केप्ट टिल यूज। लेकिन इसके अंदर भी जो है एक और, इसके अंदर है ना सामान तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है नाउ, इस केस में एक्चुअली में ये प्राइमरी है। ठीक है। इट इज़ द इमीडिएट कंटेनर, राइट। एंड देन इसके अंदर प्रोडक्ट है। अब मैं कोलगेट के केस में दिखाऊं, कोलगेट के केस में दिखाऊं तो यूजुअली क्या है? अब पेयर्स के केस में मुझे इस रैपर से आई विल हैव टू गेट रिड ऑफ द रैपर इन ऑर्डर टू यूज इट। बट इसके केस में आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ द प्राइमरी पैकिंग। यूजुअली प्राइमरी पैकिंग को हटाना होता है ताकि आप प्रोडक्ट यूज कर सको। बट कोलगेट के केस में आई कैन नॉट रिमूव द प्राइमरी पैकिंग बिकॉज दिस इज द इमीडिएट कंटेनर एंड आई हैव टू यूज फ्रॉम दिस ओनली। ठीक है। सो फिर उसके बाद आती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन वाली पैकिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग वो होती है जिसमें आपको क्या लगता है, एक एक पैकेट आता होगा। हाँ जी, एक पैकेट ले आओ। होलसेलर का काम देखा है? जिनके माँ बाप का होलसेलर का काम होगा, आपको पता होगा कितने थोक में सामान आता है। ये बड़े बड़े कार्टन्स आते हैं और उन कार्टन्स में होते हैं फिर छोटे छोटे पैक्स, और फिर उन पैक्स के अंदर होता है। तो वो होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग, जिसको हम यूज़ करते हैं माल एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने में। क्योंकि माल आपको पता है कैसे जाता है? ट्रकों में ऐसे धक्के मार मार के जो हमारे ड्राइवर होते हैं ऐसे कैसे चलाते हैं वो आपको पता ही। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि ट्रांसपोर्टेशन में कहीं उस पर डैमेज ना हो जाए और उसका स्टोरेज जो है हम अच्छे से इंटैक्ट रखें, तो उस केस के लिए जो है फॉर स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग यूज़ होती है। तो 3 टाइप की पैकिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन, राइट। अब इसके बाद हमें फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग देखने की आखिरकार भाई क्यों करिए पैकिंग? ऐसे ही दे देते, डिब्बी में डाल के दे देते, डिब्बी में एक छोटी सी पेस्ट और वहाँ पे रोज ऐसे ब्रश मार के हम लगा देते, उसमें खा लेते। नो, पैकेजिंग, ट्यूब का जो पैकेजिंग है, इसने मतलब इट हैज़ चेंज द गेम फॉर द टूथपेस्ट इंडस्ट्री। व्हाट डू यू थिंक? कैसे मिलता होगा पहले? ट्यूब में थोड़ी ना मिलता होगा, ट्यूब तो बाद में डिज़ाइन हुई, पहले डब्बियों में मिलता होगा, राइट। डब्बियों से लेके फिर ब्रश भी बाद में आया होगा, पहले लोग हाथ से ही मंजन कर लेते होंगे, समझ रहे हो आप? सो फंक्शंस ऑफ पैकिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ये जो पैकेजिंग है इतनी मेहनत क्यों? आपको क्यों लगता है क्यों कर रहा है कोलगेट इतनी मेहनत? क्यों दे रहा है डब्बे में? ऐसे देना चाहिए, ऐसे खुले में दे देना चाहिए, ट्यूब भी दे दे, पकड़ा दे सबको, लो जी खरीद के ले जाओ ट्यूब खरीद के, क्या ज़रूरत है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको फंक्शन बताती हूँ, फिर एक एक का मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। सबसे पहले इसका काम होता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद ये है आपका प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। जाहिर सी बात है, बहुत ही मतलब 3rd क्लास का बच्चा बता देगा कि हाँ जी पैकेजिंग इसलिए करिए ताकि प्रोडक्ट को जो है पैकेज सेफ रहे। फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट, एंड लास्ट में प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट प्रमोशन, ठीक है। हाँ जी, आइए सबसे पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। मैं आपके सामने 2 पैकेट रख देती हूँ, एक मैगी का होगा और एक गिप्पी का होगा। आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लोगे, राइट। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, ये पैकेट के अंदर सेफ रह रहा है ना, इधर उधर कभी शिफ्ट करना हो, हम जब घर मार्केट से भी या फिर रिटेलर की दुकान से भी जो हम लेकर आएंगे तब तक भी जो है सेफ रहे, वरना ट्यूब के ऊपर तो जैसे कोई रखेगा पिचक जाएगा वो, राइट। तो उसके अंदर वो सेफ रहे, तो प्रोडक्ट प्रोटेक्शन भी काम आता है। देन फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट दिस, नाउ दिस इज हेल्पिंग मी यूज द प्रोडक्ट इन एन एफिशिएंट वे,
ठीक है। पहले हमें नहीं पता कैसे मिलता होगा, शायद डिब्बियों में ही मिलता होगा और फिर जो है उसमें से लगा के फिर हमें पेस्ट लगाना होता होगा. नाउ दिस इज हेल्पिंग मी, नाउ दिस ट्यूब, दिस पर्टिकुलर पैकेजिंग दैट दे हैव गिवन, नाउ दिस इज फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ. ठीक है. वैसे ही अगर मैं लिक्विड सोप की बात करूँ तो उसमें जो डिस्पेंसर होता है, सोप डिस्पेंसर होता है, नाउ दैट सोप डिस्पेंसर जो उसकी पैकेजिंग है, इट इज़ हेल्पिंग मी टू यूज़ द प्रोडक्ट. ठीक है. वरना ऐसे लिक्विड तो थैली में थोड़ा ना मिलता होगा जो सोप लिक्विड होता है. ठीक है. राइट. एंड देन प्रोडक्ट प्रमोशन, ये सभी चीज़ें, ब्रांड का नाम लिखना. ठीक है. ये लिखना कि भाई इससे स्ट्रॉन्ग टीथ होंगे. एंड देन ऑल दीज लेबल्स दैट यू कैन सी हियर, अमाइनो शक्ति, राइट. एंड देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग इनसाइड, स्माइल्स ऑन द आउटसाइड. एंड देन पूरा इसमें उन्होंने लिखा हुआ है उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो. हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस उनका लिखा हुआ है, या फिर अपने घर से उठा लो यार, ये तो सबके घर में होगी. ठीक है. आप लोगों के घर में दूसरा ब्रांड होगा, बट आई स्पेसिफिकली यूज़ दिस वन, राइट. तो उनका नंबर लिखा हुआ है अगर आपको कोई दिक्कत है. ईमेल आईडी दी हुई है उन्होंने, राइट. इसमें क्वांटिटी लिखा हुआ है 200 ग्राम्स है. एंड ग्रीन कलर का जो है वो बना रखा है कि लाइक दिस इज़ अ वेजिटेरियन, इसमें कुछ भी एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करे गए हैं. ठीक है. ये सब चीज़ें हैं. नाउ दिस इज़ हेल्पिंग इन प्रोडक्ट प्रमोशन. और अगर आप लेज वगैरह पे देखोगे प्रोडक्ट प्रमोशन के सेंस में 20% एक्स्ट्रा देखकर लोग खरीद लेते हैं. ठीक है. वैल्यू पैक, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ इस पर प्रोडक्ट प्रमोशन हो कैसे रहा है. जंबो सेव 25 रुपये सेव हो रहे हैं. कस्टमर, अच्छा 25 रुपये सेव हो रहे हैं, चलो जी खरीद लो. ठीक है. इन्होंने दिखा रखा है कि इस पैक में क्या क्या है. इसमें 3 इन्होंने जो आइटम दे रखे हैं ये तीनों आपको मिलेंगे. ठीक है. सेव ₹25. और कहीं कहीं पर क्या लिखा होता है, लेस के पैकेट पर अगर आप आजकल देखोगे जो आता है ₹20 वाला, उसमें ₹20 30% एक्स्ट्रा. 2 कॉर्नर पे 2 ऐसे स्टार बनाए हुए होते हैं. ठीक है. दोनों पे लिखा होता है. तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें हमें हेल्प कर रही हैं प्रोडक्ट प्रमोशन में. ठीक है. राइट. अब हमें करना है इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग की. ठीक है, पता चल गया आपके ये फंक्शन सर्व कर रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है. ऐसा तो क्या हो जाएगा कि अगर हम पैकेजिंग ना करें तो हमारा नुकसान हो जाएगा. तभी तो इंपॉर्टेंस पता चलती है ना. जब आप किसी चीज़ को खो देते हो तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है. तो अगर मान लो पैकेजिंग ना रहे तो क्या नुकसान हो जाएगा, तो वही चीज़ उसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी. राइट. सबसे पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ हेडिंग्स. सबसे पहले आप लिखिए राइजिंग स्टैंडर्ड्स of health and sanitation. अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स. अगला लिखिए इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी. अगला लिखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. राइट. अब ये चारों चीज़ें हमने लिखी हैं. सबसे पहले राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन. अब क्या है कि आपने देखा है इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, सो एवरीबडी इज़ बाइंग पैकेज्ड प्रोडक्ट्स. फूड, आपके ये सैनिटरी प्रोडक्ट्स हों, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स हों, जो भी हों, right? Everybody is buying because of the increased standard of living in the country, across the country. More and more people are buying the packaged goods. ठीक है. तो आप वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, increased standard of living, increased standard of living, more and more people are buying packaged goods. ठीक है. अब हमारे पास पैकेज गुड्स नहीं होगा बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग, एंड हमारे पास नहीं होगा तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर सेल्स. ठीक है. सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, आपने जैसे मैंने आपको बताया था, डी मार्ट है, वॉलमार्ट है और रिलायंस मार्ट है. ठीक है. बहुत सारे ऐसे, अब क्या है, लोग यहीं से ही खरीदना शुरू कर गए. हमारे यहाँ पे GS मार्ट भी है एक. ठीक है. तो लोगों ने जो है क्या करा है, इन्हीं सर्विस आउटलेट से जो है दीज आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर. And now people are since buying all the products from here. Then यहाँ पर क्या है, रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग क्या होता है मैम? पर्सनल सेलिंग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं अगर आपको बहुत ही ब्रीफ में बताऊँ तो ये है कि मैं आपको परसुएड कर रही हूँ, मैं आपको पूरे प्रोडक्ट के फीचर्स खुद से बता रही हूँ, एंड देन यू आर मेकिंग द परचेज. ठीक है. तो रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग अब खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ पर दुकानदार नहीं है. वहाँ पर आओ, सामान चूज करो, कार्ट में डालो और भगो वहाँ से बिलिंग करा के.
ठीक है। तो रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग जो है उसका शिफ्ट किस पे हो रहा है, नाउ दैट लोड इज बीइंग शिफ्टेड टू पैकेजिंग, कि अगर आपने पैकेजिंग अच्छी करी है, इजीली आइडेंटिफाइड है, आपको दूर से दिख जाता होगा यार इसका कलर, अगर ऐसे वाइट सा होता है, कोई फीका सा कलर होता कोलगेट के डब्बे का इसका, तो कौन करता, तभी तो इतने चटाक कलर यूज़ करेंगे, दूर से भाई दिख जाए बंदे को कि ये भाई, अब तो आप दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि भाई ये कोलगेट का पैकेट है, राइट, चाहे आपको दिख भी नहीं रहा हो, बट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दूर से। मैगी का पैकेट, गिप्पी का पैकेट दूर से आइडेंटिफाई हो जाता है ईजिली, ठीक है। अब इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, अब क्या है कि बहुत बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ गया है पैकेजिंग में भी। अभी रिसेंटली में ही आपने पता नहीं मतलब सुना होगा, बट एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा हुआ है कि अब इनोवेशन जो है इस सेंस में हो रहा है कि प्रोडक्ट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ा देता है। एक न्यू टाइप की पैकेजिंग आई है जिसमें आप मिल्क को 4 to 5 डेज के लिए यूज़ कर सकते हो विदाउट इवन रेफ्रिजरेटिंग इट, राइट। सो दिस इज़ व्हाट एन इनोवेशन इन द पैकेजिंग स्टाइल इटसेल्फ, ठीक है, कि उसका पैकेजिंग स्टाइल ही हमने इस तरीके का अनोखा बना दिया है कि आप उसको फ्रिज में भी मत रखो 4 से 5 दिन, तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, इट विल बी फ्रेश, ठीक है, इट विल बी एज फ्रेश एज डेजी, ठीक है। सो देर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, देर इज लॉट ऑफ इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट पैकेजिंग, लॉट ऑफ इनोवेशन in terms of product packaging, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से स्कोप ऑफ मार्केटिंग सच प्रोडक्ट्स, ठीक है, अब जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है ऐसे खुले में मिल रहा होगा, एवरीथिंग इज नाउ कमिंग इन पैकेज्ड फॉर्म्स, जिसकी वजह से उनकी मार्केटिंग करना, उनको प्रोड्यूस करना, उनको प्रेजेंट करना, इट इज़ बिकमिंग ईजियर एंड ईजियर, एंड इट इज़ उनका जो ओवरऑल एक स्कोप है वो एक्सपैंड हो गया है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग सच प्रोडक्ट्स हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, राइट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसके बारे में तो आई थिंक मैं जितना बोलूँ उतना कम है, और आप खुद से जानते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हेल्प करता है, ठीक है। So packaging, unique packaging, you can write packaging helps in creating product differentiation, ठीक है, और किस किस सेंस में, कलर, साइज, ठीक है, कलर स्कीम, डिज़ाइन ऑफ द पैकेज इटसेल्फ। आपने देखा होगा ना कभी कभार जो डेयरी मिल्क का पैकेट आता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे कैरी बैग की तरह जो है उसे कार्डबोर्ड के साइज़ का बना के देते हैं, जिसमें छोटे छोटे डेयरी मिल्क के टॉफ़ीज़ होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, ठीक है। ऐसे ही अब जो है मंच का जो पैकेट आता है उसमें बहुत छोटी छोटी मंच होती हैं, देन देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ मंच इन दैट, एंड देन लाइक वाइज फॉर किट कैट, ऐसे ऐसे करके, राइट। सो द कलर, द डिज़ाइन, द कलर स्कीम ऑफ द पैकेज, ये सब क्या है, दीज ऑल चेंज द परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ पीपल। यानी पैकेज की क्वालिटी से देख के पता चल जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा होगा कि गंदा होगा, ठीक है। आपने भी कभी देखो यार ये तो बाहर से बिल्कुल ही लोकल सा लग रहा है, मेरे को नहीं खरीदना, ठीक है। सो गुड पैकेजिंग changes people's perception about the quality of the product, ठीक है, right. Now we are done with the product, and then now we are moving towards labeling, ठीक है। लेबलिंग में क्या है, लेबलिंग में मतलब है कि प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग द लेबल। लेबल, हम लेबलिंग में क्या कर रहे हैं, लेबल डिज़ाइन कर रहे हैं। देखो लेबल का मतलब क्या है, लेबल का मतलब होता है, आप लिख लो यहाँ पे, इज अ टैग अटैच्ड टू द प्रोडक्ट, and then what does it include, it includes information about the quantity और द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं, लाइक कंटेंट्स ऑफ द पैकेज, क्या क्या है उसमें, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब क्या है ना, ये सब जो है ये सब लेबल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, लाइक इसमें 3 आइटम हैं, दिस इज़ लेबल, जिसमें लिखा हुआ है जम्बो सेव 25 रुपीज़, ठीक है,
तो ये सब जो है ये आपके लेबल्स हैं। तो लेबल क्या है? लेबल एक बेसिकली छोटा सा टैग है जो कि दैट इज अटैच्ड टू द प्रोडक्ट एंड इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन about the quantity or the price, and then it also tells you the contents of the package. ठीक है, राइट। अब हमें फंक्शंस ऑफ लेबलिंग देखना है। सबसे पहले सारे फंक्शंस हम लिख लेते हैं, राइट। सबसे पहले फंक्शन है इट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है एंड स्पेसिफाई करता है कि उसके क्या क्या कंटेंट्स हैं। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड, राइट। अगर आपका लेबल अच्छे से लगा हुआ है एंड एवरीथिंग इज अच्छे से आपने डिज़ाइन करके लिखा हुआ है, देन इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और द ब्रांड, ठीक है। एंड देन फिर वो हमें हेल्प करता है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में जैसा कि आपने देखा ये जंबो पैक है, जंबो सेव है, इसमें 3 आइटम है। अब 3 पैकेजिंग है इसमें, अगर आप देखोगे तो इसमें 3 लेवल की ग्रेडिंग कर रखी है, 200 ग्राम, 200 ग्राम और 100 ग्राम्स, ठीक है। 200 ग्राम, 200 ग्राम और 100 ग्राम्स, यानी ये हमने ग्रेड्स बना दिए हैं। ऐसे ही ये तो ग्रेड्स क्वांटिटी के लेवल पे हो गया, ग्रेड्स जो हैं क्वालिटी के लेवल पे भी होता है। आप जब दाल या चावल खरीदने जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं बचपन में जाती थी मम्मी के साथ, तो मेरे को पता चलता था कि अच्छा लाइक 3 टाइप के राइस बताते हैं, एक जो है 60 रुपीज़ पर किलो, एक 80 रुपीज़ पर किलो और एक 42 रुपीज़ पर किलो। अब जो है उसमें आप तीनों क्वालिटी जो है वहीं पर चेक कर सकते हो कि अच्छा ये तो देखने में अजीब सा लग रहा है, छोटा छोटा एकदम टूटा हुआ चावल लग रहा है, फिर एक फुल बढ़िया बासमती चावल, ऐसे ऐसे करके। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। लेबलिंग कैसे हेल्प करता है? लेबल लगा के ही इसमें हम जो है लेबल लगा सकते हैं, राइट। इट हेल्प्स इन द ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इट हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्वियसली, राइट। पैकेजिंग तो सिर्फ क्या है, ये पैकेट है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है दिस इज ऑल लेबलिंग, राइट। Helps in promotion of the product, it helps in providing the information as required by the law, अब इस पे तो चलो देखो एज सच कुछ है नहीं, बट ये जो बार कोड है, और आपने देखा होगा ना जैसे ग्रीन कलर का सिंबल है, बिकॉज इंडिया में तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई आपको बताना चाहिए, बिकॉज धर्म के नाम पे लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट कंज्यूम एनिमल प्रोडक्ट्स या फिर, ठीक है, तो इसलिए वो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी हमने रिसेंटली में कुछ एग्जांपल भी देखे होंगे कि भाई नॉनवेज के वेज ऑर्डर करा था, नॉनवेज आ गया था खाना, तो उसने बंदे ने खा लिया एंड देन उसके बेसिस पे जो इतना ज़्यादा कॉम्पनसेशन क्लेम करते हैं, मेरे एक फ्रेंड के साथ भी हो गया था, ठीक है। तो डोमिनोज ने जो है नॉनवेज ऑर्डर भेज दिया था एंड देन फिर जो है फिर कूपन्स उन्होंने दिए थे बहुत सारे। अगर लीगल केस बनता तो हाँ मतलब वो कर सकते थे, कॉम्पनसेशन और अच्छा ले सकते थे, बट देन दे सेटल्ड कि चलो ठीक है कूपन्स दे दो, कौन कोर्ट में इतना माथामारी करेगा, ठीक है। तो अब हमें जो है इनकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। तो डिस्क्राइब द प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब होगी ये प्रोडक्ट है क्या, ठीक है, उसके कंटेंट जो हैं वो डिस्क्राइब हो जाएं, राइट, और उसमें जो है स्पेसिफाई हो जाए कि क्या क्या कंटेंट्स हैं इसके। अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड, जिसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होंगी। इसमें लिखा हुआ होगा भाई नेम क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, जैसे मैंने आपको बताया कोलगेट पाल्मोलिव का जो है लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। उसके बाद नेट वेट कितना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था 200 ग्राम्स लिखा हुआ था, राइट। उसके बाद MRP लिखा हुआ था, बैच नंबर लिखा हुआ था, वो सारी चीज़ें जो हैं लिखी हुई थी, राइट। उसके बाद जो है ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे आप हेयर कंडीशनर जो है, हेयर कंडीशनर के प्रोडक्ट को आप कंसिडर करोगे, उसमें हर किसी के बाल जो हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, किसी के रफ बाल होते हैं थोड़े से, किसी के सिल्की बाल होते हैं। सो हेयर कंडीशनर में भी डिफरेंट टाइप में ग्रेडिंग आप कर सकते हो। हेल्प्स नाउ दिस ग्रेडिंग इट helps in grading the products into different categories, grading the products in different categories, okay, right। अगला जो है it helps in the promotion of the product में जैसे मैंने आपको बताया कि we can attract the attention and give a reason to purchase to the customers। क्या लिख सकते हो आप इसमें, attract attention and give reason to purchase। राइटिंग से काम चला लेना, ठीक है। गिव रीजन टू परचेज, एग्जाम्पल 30% एक्स्ट्रा ऑन लेस पैकेट, ठीक है। सेव 25, सेव जम्बो 25, ठीक है, जम्बो सेव 25 कोलगेट के पैकेज पर लिखा हुआ था,
राइट, कोलगेट टूथपेस्ट. एंड देन लास्ट में है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ. आप सिगरेट के बॉक्स पे देखोगे, आई डोंट हैव अ सिगरेट बॉक्स, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू. उस पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उसमें जो है एक पता नहीं मतलब शायद माउथ कैंसर का एक बहुत ही अगली सा फोटो लगा के रखते हैं कि देख लो, आप ये इसको कंटिन्यू करोगे तो इट कैन बिल्ड इनटू समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ. लॉ ये किस लिए रिक्वायर करता है, क्योंकि ये देखो ये समाज की क्या बोलते हैं, ये मतलब गंदी चीज़ें हैं जो समाज में से हमें हटा देनी चाहिए. लेकिन क्योंकि सरकार को इनसे पैसा आता है, तो सरकार जो है इनको कंप्लीटली बैन भी नहीं कर सकती है. तो बैन नहीं करना, लेकिन हम उस पर एक वार्निंग लिखवा देते हैं जिससे सरकार को लगता है कि शायद उनकी सेल अफेक्ट होती होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. जिनको स्मोक करना होता है या फिर जिनको अल्कोहल पीनी होती है वो पीते ही हैं. ठीक है, सो दिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ. ठीक है, पैकेज ऑफ सिगरेट एंड हजार्डस और पॉइजनस मटेरियल जो भी होता है उसमें भी जो है सेफ्टी वार्निंग्स डालनी होती हैं. लाइक कुछ कुछ दवाइयों पे लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम किड्स. ठीक है, एंड जो आपका हार्पिक आता है फॉर एग्जांपल, जिस पे क्लीनिंग के लिए होता है, उसमें लिखा होता है कि कीप अवे फ्रॉम किड्स या फिर नॉट टू बी स्वॉलोड. जो दवाइयाँ होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो फेस पे लगाने वाली होती हैं फिर कहीं पे लगाने वाली, उन पे लिखा होता है नॉट टू बी स्वॉलोड. ठीक है, नॉट फॉर इंटरनल, नॉट फॉर इनटेक. ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा होता है, लाइक ओनली फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ऐसे ऐसे चीज़ें. राइट, सो हमारा जो है प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्राइस, मार्केटिंग मिक्स प्राइस. ओके, हाँ जी, प्राइसिंग में हमें देखना है. प्राइसिंग का मतलब जैसे हमने ऑलरेडी कर ही लिया था कि प्राइस वो अमाउंट है दैट द कस्टमर्स हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट. और इसमें हमने देखा था कि हमें मार्केटर को जो है दो चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइस सेटिंग एंड देन दी फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द प्राइस. ओके, राइट. अब जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन वो हम सारे देख लेते हैं. सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसके बाद द यूटिलिटी एंड डिमांड है, उसके बाद एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट है कि किस लेवल का कंपटीशन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, फिर गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस हैं, उसके बाद प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, और एक पॉइंट और है जो यहाँ पर आपको मिसिंग दिख रहा होगा, आप यहाँ पर लिख लीजिए मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड. मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, राइट. से चलिए सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट देख लेते हैं. प्रोडक्ट कॉस्ट में हमें क्या देखना है, देखो प्रोडक्ट कॉस्ट यानी वो मिनिमम लेवल, यानी प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो मिनिमम लेवल सेट कर देता है कि यार मेरे 10 रुपये लगे हैं इस सामान, इस प्रोडक्ट को बनाने में, तो 10 रुपये मेरा प्राइस मिनिमम रहना ही रहना चाहिए. तो क्या है, द कॉस्ट सेट्स द मिनिमम लेवल और द फ्लोर प्राइस एट विच द प्रोडक्ट में बी सोल्ड, कि मैं इससे नीचे तो नहीं बेचूंगा. देर आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहाँ पर कॉस्ट से नीचे जो है बेचा जाता है, बट जब न्यू प्रोडक्ट होता है, बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लॉन्ग रन में बेसिकली. ठीक है, तो कॉस्ट जो है सेट एट द मिनिमम और द फ्लोर प्राइस लेवल एट विच द प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड. और इसमें जो है 3 टाइप की कॉस्ट आपको पढ़नी पड़ेंगी. फिक्स्ड कॉस्ट, लिख लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आपको देनी ही पड़ती है, चाहे आप काम कर रहे हैं चाहे आप नहीं कर रहे हैं. आपने एम्प्लॉय हायर करे हैं, आपके पास एम्प्लॉयज़ को देने के लिए काम है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पे करना ही पड़ेगा. सेम वे आपने अपनी फैक्ट्री जो है रेंट पे ली हुई है, आपको हर महीने फैक्ट्री का सेम रेंट देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी मशीन टूट गई है, चाहे आपके लेबर स्ट्राइक पे गए हैं, जो भी XYZ रीज़न है, आपको वो फिक्स कॉस्ट देना ही पड़ेगा. वेरिएबल वो कॉस्ट है जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे वो कॉस्ट भी जो है उसके साथ इंक्रीज होगी. आपकी प्रोडक्शन कम होगी, वो कॉस्ट भी कम हो जाएगी. फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल और लेबर जो है, रॉ मटेरियल और लेबर दो ऐसे हैं जो वेरिएबल कॉस्ट हैं. जितना ज़्यादा आप माल बनवाओगे उतना ज़्यादा आप जो है लेबर को कॉस्ट दोगे, पैसे दोगे, राइट, कितने घंटे आप उससे काम कर रहे हो. एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो होता है जिसमें एक पोर्शन उनका फिक्स्ड कॉस्ट होता है और दूसरा पोर्शन उनका वेरिएबल होता है, राइट. तो ये आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है. अगला जो पॉइंट है द यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे मैंने आपको बताया था कि यूजुअली कैसे देखा जाता है कि लोअर द प्राइस हायर द डिमांड होता है, राइट, एंड हायर द प्राइस लोअर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट होता है. बिकॉज डिपेंडिंग ऑन मतलब इफ वी लुक एट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु माइट बी इंटरेस्टेड, तो वो जो है शायद एक कम से कम सस्ता प्रोडक्ट जो है खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट सेट करती है लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस, लेकिन हमारा जो यूटिलिटी एंड डिमांड है वो क्या सेट करती है, वो अपर लिमिट सेट करती है. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस्ट सेट्स द लोअर लिमिट
for price, the utility provided by the product and the intensity of the demand of the buyer, it sets the upper limit of the price कि यार इससे ज़्यादा मेरे को यूटिलिटी और डिमांड नहीं मिल रही है, मैं इससे ज़्यादा पे करूँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दे ही नहीं सकता क्योंकि मेरे को वैल्यू नहीं लग रही है कि मेरे को उससे उतनी ज़्यादा यूटिलिटी डिराइव हो रही है. ठीक है. सो द बायर इज रेडी टू पे अप टू द पॉइंट वेयर द प्रोडक्ट इज एटलीस्ट इक्वल टू द सैक्रिफाइस मेड इन टर्म्स ऑफ द मनी, कि मुझे उतनी वैल्यू तो प्राइस हो कि मुझे ये पैसे खर्च करने में ये नहीं लगे कि मेरा ज़्यादा नुकसान हो गया. राइट. एंड देन द एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो है हम जो प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, इट विल बी, हमारा प्राइस जो है दूसरों को अफेक्ट करेगा और दूसरे जो प्राइस रख रहे हैं वो हमें अफेक्ट करेंगे. ठीक है. सो द कॉम्पिटिटर्स price and their anticipated reactions must be considered before fixing the price. बहुत ही वाहियात राइटिंग, आज थोड़ा फास्ट लेनी है ना क्लास बिकॉज मार्केटिंग चैप्टर बहुत बड़ा है एंड कैन गेट बोरिंग. गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, गवर्नमेंट जो है इन्फ्लुएंस करती है उन केसेस में जहाँ पर उन्हें लगता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है. फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपये का बनता है मार्केट में, लेकिन जो है वो रेयर प्रोडक्ट है, हालांकि उसको कॉस्ट बनाने की सच में 10 रुपये लग रही है, लेकिन बायर को, उस जो बायर है, खरीदार है, उसको ज़रूरत है, वो बोला है कि यार मेरे को ये चाहिए, चाहे तू मेरे से 200 रुपये ले ले, चाहे तेरे को मतलब 2000% का तेरे को प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन मुझे ये चाहिए तो मेरे को 200. तो इस केस में क्या है, जो प्रोड्यूसर होता है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है कि मुझे एक माल बना के जितना ज़्यादा मैं वैल्यू उससे ले पाऊँ वो जो है मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा. ठीक है. सो इन order to protect the interest of the public, in order to protect the interest of the public against unfair practices, government can intervene to regulate the prices. ठीक है जी. राइट. अब अगला है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में हमें 4 चीज़ें देखनी है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप. अगला है सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, and then attaining product quality leadership. राइट. ठीक है. तो प्राइसिंग के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, मतलब ये क्या है, हम ये देख रहे हैं ना, फैक्टर्स हैं. उन फैक्टर्स के अंदर ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमें अफेक्ट करते हैं. मैं आपको बताती हूँ इसमें हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है. हाँ जी. देखिए, इसमें हमें ये देखना है कि सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कि भाई कितना भी हो, लॉन्ग रन में तो प्रॉफिट हमें अपना मैक्सिमाइज करना है. वी हैव टू मेक श्योर कि हम शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पा रहे हैं. एंड देन उसके बाद सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. अगर आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन में है तो आपको पता है प्राइस पॉइंट पे इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा कि हर कोई ये चाहेगा कि मैं 2 रुपये कम कर दूँ, अगला चाहेगा कि मैं 3 रुपये कम कर दूँ, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए. बिकॉज ऑडियंस जो है, टारगेट कस्टमर्स जो हैं, वो बोला जाता है कि कुछ ज़्यादा लॉयल नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस वो ब्रांड से बहुत ज़्यादा एसोसिएट करने लग जाए. तो इन दैट केस इट मेक सेंस कि प्राइस पर जो है बहुत ज़्यादा खेलना पड़ता है इंटेंस कंपटीशन के केस में. देन अटेनिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप. इसका मतलब ये है कि आप जो है न्यू इनोवेशन जो लगा रहे हैं, जो आप लेकर आना चाहते हैं, R&D पे आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, एंड लेटर ऑन यू विल ट्राई टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम दी कस्टमर्स लॉन्ग रन में. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो द पॉइंट जो कि हमारे प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव को वो करता है. सो इन दिस केस द नॉर्मली हायर प्राइसेस आर चार्ज टू कवर द हाई क्वालिटी एंड द हाई कॉस्ट ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ओके. राइट. अब है हमारा मार्केटिंग मिक्स, जिसमें हमें करना है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अगेन वेरी इजी, मतलब बहुत छोटा सा है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है बिकॉज बहुत सारा जो पोर्शन है इसका वो कट ही किया हुआ है. हाँ जी. तो क्या होता है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसमें लिख लीजिए. फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट
of goods from place of production to place of distribution, consumption नहीं, to place of distribution is called physical distribution. ठीक है, इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप लिख लीजिए. इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो इसमें करनी पड़ती हैं वो भी आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ. जिसमें ट्रांसपोर्टिंग ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, देन वेयर हाउसिंग इज़ देयर, एंड देन मटीरियल हैंडलिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ देयर. मटीरियल हैंडलिंग एंड देन इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ देयर. ओके, राइट. सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हमें कैरी आउट करनी पड़ती हैं, जिसमें होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपको इन्वेंट्री मैनेज करना है, आपको वेयर हाउसिंग, ये सब चीज़ें मैनेज करनी है. क्योंकि शायद आपने माल एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया, लेकिन वहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना इमीडिएटली कंजम्पशन स्टार्ट हो जाएगा. वहाँ पे भी आपको कुछ समय के लिए स्टोर करके रखना पड़ेगा, एंड धीरे धीरे जो है धीरे धीरे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, धीरे धीरे कंजम्पशन के लिए जो है वो जाएगा मार्केट में, रिटेल स्टोर्स में या शोरूम्स में, राइट. सो थ्रू दिस कॉम्पोनेंट ऑफ मार्केटिंग द goods and the services are made available at the right time, at the right place, ठीक है, at the right place to the right people, to the right people who want to buy, who are interested in buying the product. अब इसमें जो components हैं, components of physical distribution, वो 4 हैं. ऊपर से हम देखेंगे वो ऑर्डर प्रोसेसिंग है जिसमें पहला, फिर है आपका ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एंड देन आपका इन्वेंट्री कंट्रोल. इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू दी जो हमने यहाँ पे लिखा था एक्टिविटीज़ जो इसमें करनी होती हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल. ठीक है. ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली सबसे पहले आपको ऑर्डर रिसीव होगा, उसके बाद जो है आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा वहाँ पे कितना माल जो है ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एंड देन आपको प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से आपको ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा. वहाँ पे जाकर भी आपको ऐसा है नहीं कि इमीडिएटली जो है रिलीज़ हो जाएगा, वहाँ पे आपको कुछ समय के लिए रखना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि भाई आपने बोला अच्छा यहाँ पर ना 200 की रिक्वायरमेंट है तो 200 भेज दो, 200 नहीं 2000 आएंगे, फिर आप पूरे साल अपना मैनेज करो, 6 महीने के लिए मैनेज करो. ठीक है, कि 200 के लिए कोई जो है ऐसे नहीं आता जाता फिरता. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है. ठीक है. सो वेयर हाउसिंग आपको करनी पड़ेंगे, एंड देन वहाँ पे आपको इन्वेंट्री कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि कितने टाइम में मुझे कितना सामान जो है रिलीज़ करना है, और कितने पॉइंट पर आके मुझे दोबारा से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, जिसको री ऑर्डर लेवल बोलते हैं, जो अब हमने बीकॉम में और अच्छा डिटेल में समझेंगे. OR ऑपरेशंस रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इन्वेंट्री कंट्रोल, राइट. सो कि कितना इन्वेंट्री मुझे मेंटेन करना है कि अच्छा मेरा इतने महीने की डिमांड जो है इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री से सर्व हो जाएगी, राइट. इसके बाद है हमारा मार्केटिंग मिक्स, जो कि है प्रमोशन, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक. और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन विल बी थ्रू विद द चैप्टर, राइट. आइए जी, फटाफट से हम अपना प्रमोशन वाला टॉपिक भी फटाफट से निपटा देते हैं. तो प्रमोशन में हमें 4 टॉपिक्स करने हैं. प्रमोशन का मतलब ऑब्वियसली हम देखेंगे. देन वी हैव टू डू एडवर्टाइजिंग, alright, and then we have to do sales promotion, personal selling, and then public relations. Okay, alright. So now going forward, ये रहा हमारा marketing mix का topic. Okay, I think there is some problem in the screen. Let me fix it. हाँ जी, इट्स करेक्ट नाउ. सो मार्केटिंग मिक्स में हमें सबसे पहले प्रमोशन देखना है. तो प्रमोशन का मतलब क्या है? सबसे पहले आप लिखिए दैट इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन. हमें जब हम प्रमोशन बोल रहे हैं, व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द प्रॉस्पेक्ट्स. प्रॉस्पेक्ट्स कौन है? जो प्रॉस्पेक्टिव बायर्स हो सकते हैं. तो आप यहाँ पे लिखिए कम्युनिकेशन मीन्स इट मीन्स कम्युनिकेशन, जिसमें इसका ट्विन ऑब्जेक्टिव है. ओके, ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या है? One is to reach out to the potential customers, inform the potential customers, and persuade them to buy. ठीक है, persuade them to buy. So promotion of products and services, it includes activities that communicate
अवेलेबिलिटी, क्या क्या कम्युनिकेट करना है हमने पहले भी देखा था जब हमने इसमें छोटी सी डेफिनेशन देखी थी कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके क्या क्या मेरिट्स हैं, सो दैट द टारगेट कस्टमर्स हु माइट बी इंटरेस्टेड दे मेक अ परचेज, राइट। प्रमोशन मिक्स में जो है हमें क्या बताना है, प्रमोशन मिक्स इट रेफर्स टू दी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स जो हम यूज़ करने वाले हैं, सो वो है हमारा प्रमोशन मिक्स। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशन टूल्स used by the organization to achieve its communication objectives, ठीक है। हाँ जी, अब जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 4 हैं, पर्सनल एडवर्टाइजिंग, वी हैव एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। लेट्स स्टार्ट विद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? सो एडवर्टाइजिंग जो है एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन है। वी कैन ओनली कम्युनिकेट द मैसेज टू द कस्टमर्स, टू द प्रॉस्पेक्ट्स, बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट बैक टू अस, okay, so it's an impersonal form of communication which is paid, yes, paid है by the marketers, यानी जो अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, मार्केटर्स जो मार्केट करना चाहते हैं वो मार्केटर्स हैं, टू प्रमोट सम गुड और सर्विस, जिसमें हम अपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करना चाहते हैं। और जो मोस्ट कॉमन वेज हैं जिनके थ्रू हम एडवर्टाइज करते हैं, दोज आर टेलीविजन, नाउ अभी यूट्यूब वगैरह भी है, यूट्यूब है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग में गूगल एड्स है, राइट, सर्च इंजन्स हैं, and then you can do also advertising on the websites also, ठीक है। so advertising newspaper, magazine, television and radio, these are the traditional methods, right। अब advertising के features क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये paid form है, right, पेड ही होती है एडवर्टाइजिंग, चाहे वो टेलीविजन पे हो, चाहे वो आपके यूट्यूब पे आपने कितनी सारी एड्स देखी होंगी, राइट। देर इज impersonality as in that there is no direct face to face communication happening with between the prospect and the advertiser, so it sort of creates a monologue and not a dialogue, ओके तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो इसकी एक्सप्लेनेशन में, दैट नो डायरेक्ट फेस टू फेस, नो डायरेक्ट face to face, no direct face to face contact between the prospect and the advertiser, okay, right, and then the identified sponsor, लास्ट जो है इसका फीचर आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, इट मीन्स दैट इट इज़ टेकन बाय आइडेंटिफाइड मार्केटर्स, ठीक है, जो कि एडवर्टाइजिंग करवाते हैं और उसका पेमेंट भी करते हैं, लाइक इट इज़ अ पेड फॉर्म, यानी जो कॉस्ट बियर करते हैं, ओके। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट मेरिट्स की एडवर्टाइजिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला तो यही है कि मास रीच है, बहुत ज़्यादा लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को आप एक साथ एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप रीच कर सकते हो, ठीक है। एंड इट इन्हांसेस द ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्हांस कर देता है। एक्सप्रेसिवनेस, कि आप बहुत ही एक्सप्रेसिव तरीके से अपनी एडवर्टाइजिंग को प्रमोट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ब्रांड की जो है प्रचार कर सकते हो। एंड देन इट इज़ इकोनॉमी, क्योंकि वैसे तो आपने सुना होगा कि टेलीविजन वगैरह पे एड्स देना इट्स वेरी वेरी कॉस्टली, बट वो कॉस्टली तब है जब आप उसको इंडिविजुअली देख रहे हो, जो नंबर ऑफ लोगों तक पहुंच रही है, लाइक इट्स रीचिंग मिलियंस ऑफ पीपल एट वन टाइम। जब एड रन करता है 5-10 सेकंड्स का टीवी पर, तो उसको ऐसा नहीं है बस 2-4 हज़ार लोग थे, देर आर मिलियंस ऑफ पीपल वॉचिंग दैट, ठीक है। सो इन रिटर्न ऑफ दैट आपको जो टोटल एडवांटेज मिल रहा है वो बहुत इकोनॉमिकल साउंड करता है, बट हाँ वैसे इंडिविजुअली अगर आप देखो तो एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू पर्सनल सेलिंग में बहुत ही पर्सनलाइज टच है, राइट। इट इन्वॉल्व्स द ओरल प्रेजेंटेशन, जहाँ पे ओरल प्रेजेंटेशन हो रही है, वेर इन the salesman or the salesperson is trying to tell the features, is trying to persuade the customer that this will be a good buy, और इससे ये वैल्यू उनको रिसीव हो सकती है, राइट। तो वो है पर्सनल सेलिंग, उसमें पर्सनल टच है, ओरल प्रेजेंटेशन है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्जेशन बिटवीन द कस्टमर फॉर मेकिंग सेल्स, एंड इट इज़ अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, फीचर्स हैं। सबसे पहले दैट इट इज़ अ पर्सनल फॉर्म, राइट, इस पर्सनल फॉर्म है जिसमें आप लिख सकते हो, यहाँ पर एक्चुअली में फेस टू फेस डायलॉग होता है, फेस टू फेस डायलॉग इज देयर, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स द इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉस्पेक्ट एंड द एडवर्टाइजर और सेलर, ठीक है। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप है,
जब आप किसी से बात करते हो पर्सनली, यू सॉर्ट ऑफ फील कनेक्टेड विद देम, यू सॉर्ट ऑफ हैव टू बिल्ड अ पर्सनल रैपो विद देम, ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, राइट. यहाँ पे आप लिख सकते हो डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स. ओके, राइट. अब इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फायदे हैं. दैट इट इज़ फ्लेक्सिबल, कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द कस्टमर. फ्लेक्सिबल है. दूसरा, डायरेक्ट फीडबैक आपको मिल जाता है क्योंकि 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इंस्टेंटली आप देख सकते हो कि सामने वाला बंदा आपकी प्रेजेंटेशन में, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है कि नहीं है. आपको सामने से पता चल जाएगा. अगर वो इंटरेस्ट होगा उसे तो वो क्वेश्चंस पूछेगा और इंक्वायरी बिठाएगा. अगर नहीं होगा तो इंटरेस्ट बोलेगा चलो भाई निकलो यहाँ से प्लीज़, मेरे पास टाइम नहीं है. ठीक है, डायरेक्ट फीडबैक मिल सकता है आपको. एंड यहाँ पर मिनिमम वेस्टेज होता है क्योंकि इसमें हम अपने टारगेट कस्टमर्स खुद डिसाइड कर रहे हैं बिफोर कॉन्टैक्टिंग देम. कॉन्टैक्ट हम तभी करेंगे जब हमें श्योर है कि हाँ जी वो शायद खरीदने में इंटरेस्ट होंगे. ठीक है, कि खरीदने में उनका इंटरेस्ट होगा. हेंस देयरफॉर द वेस्टेज ऑफ द एफर्ट्स कैन बी मिनिमाइज्ड. मिनिमम वेस्टेज. ठीक है, ऑलराइट. नाउ वी आर गोइंग टू डू सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है? सेल्स प्रमोशन में हम क्या कर रहे हैं? हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं ताकि वो एक इमीडिएट परचेज कर सकें. लिमिटेड ऑफर, हर ईयर 50% डिस्काउंट, और इसके बाद आपको कैशबैक मिल रहा है. आजकल तो कैशबैक का बड़ा सीन चल गया है. ठीक है, सो सेल्स प्रमोशन इट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म incentives which are designed to encourage the buyers to make the immediate purchase of the product, purchase of a product or सर्विस. ठीक है, सो सेल्स प्रमोशन जो है यूजुअली हम कब करते हैं? सेल प्रमोशन हम ऐसे इंडिविजुअली नहीं कर देते अलग से कि चलो भाई सेल प्रमोशन कर देते हैं बढ़ जाएगी. सेल प्रमोशन इज डन to supplement the efforts of other promotional activities which are like advertising and पर्सनल सेलिंग लिख लेना यहाँ पे. ठीक है, सो सेल्स प्रमोशन इज यूजुअली डन टू सप्लीमेंट, यानी उसके साथ की जाती है. ठीक है, मतलब बेसिकली उसके साथ एज इन उसको तवज्जो और उसका एफर्ट और बढ़ जाए, मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसका इफेक्ट और बढ़ जाए, इसलिए वो जो है की जाती है. लाइक इन एडिशन टू एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन जो है उससे और इफेक्ट आता है. Like you can expect more response from the mic पे ही मार दिया मैंने. You can expect more response from the customers in that case. ठीक है, okay. So where are we? हाँ, यहाँ पे हैं हम. So there are different types of examples जो ये commonly activities जो सेल प्रमोशन में की जाती हैं. रिबेट में क्या है? We are offering the products at special prices. Products offered at special prices. प्रोडक्ट्स ऑफर्ड एट, एक लाइन की ही लिखना है तो आप ये लिखते चलिए मेरे साथ. प्रोडक्ट्स ऑफर्ड एट स्पेशल प्राइजेस. डिस्काउंट में तो आपको बताइए वी आर गिविंग द प्रोडक्ट एट लेस देन लिस्ट प्राइस. गिविंग प्रोडक्ट्स एट लेस देन लिस्ट प्राइस. ठीक है, रिफंड में क्या है? अ पार्ट ऑफ द प्राइस पेड बाय द कस्टमर इज रिफंडेड ऑन प्रेजेंटिंग द प्रूफ ऑफ परचेज. जैसे आपने देखा होगा ना कि आपने ये परचेज करा है तो आप अपना जो है परचेज इनवॉइस दिखाकर आप जो है रिफंड ले लीजिए. मतलब ऐसे से ऑफर्स जो हैं पहले निकलते थे, आप तो आजकल बहुत कम हो गया है. पार्ट ऑफ प्राइस पेड बाय कस्टमर is refunded on showing proof of purchase. जैसे आपने देखा होगा कहीं मॉल्स वगैरह में यूजुअली एपरल शॉपिंग पे होता है कि अगर आपने परचेज कर रखा है तो आपको उसका कार्ड मिलेगा एंड देन यू विल गेट सम एडिशनल कूपन, डिस्काउंट कूपन वगैरह मिल जाता है. देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन जहाँ पर आप दे सकते हो अनदर प्रोडक्ट इज ऑफर्ड एज अ गिफ्ट. अनदर ऑफर्ड एज अ गिफ्ट. ठीक है,
प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, और उसके बाद जो है क्वांटिटी गिफ्ट। ठीक है, क्वांटिटी गिफ्ट में क्या है, यहाँ पर यू आर ऑफरिंग सम एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे आपने देखा होगा बाय 2 get 1 फ्री, वो वाला है एक्स्ट्रा क्वांटिटी, ऑफरिंग एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट, ये तो आपने देखा ही होगा, जिसमें लकी ड्रॉ वगैरह नहीं सॉरी, लकी ड्रॉ तो अलग है, इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट, इसमें आपको जो है स्क्रैच कार्ड जो है दिया जाता है कि आप इसको स्क्रैच करिए, आपको कोड मिलेगा, वो कोड आप अपने नेक्स्ट बाय में यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आजकल ये किस तरीके से हो रहा है, पेटीएम से कोई भी परचेज करते हो उसमें आपको जो है रिवॉर्ड्स मिलते हैं और उसमें आपको स्क्रैच करना होता है, जीपे और पेटीएम दोनों पे होता है। तो पेटीएम पे तो क्या है, आपको कैशबैक के पॉइंट्स मिल जाते हैं, और जीपे पे आपको कुछ कुछ कभी 4 रुपये मिल जाते हैं, कभी 2 रुपये मिल जाते हैं। पहले होता था कि हाँ भाई 100 150 400 रुपये मिल जाते थे, बट अब तो नहीं होता। जब इनिशियली जीपे एज अ उनका मार्केटिंग कैंपेन चला था, तब उन्होंने बोला था कि आप इससे पेमेंट करोगे और ये माइलस्टोन अचीव कर लोगे तो आपको जो है इतने रुपए का कैशबैक मिलेगा, 150 रुपये 400 रुपये, पता नहीं कितने कितने लोगों के पैसे निकलते थे। अब तो 2-4 रुपये 6 रुपये ऐसे ही निकलते हैं। ठीक है, सो द इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट, इसमें आप लिख सकते हो स्क्रैच कार्ड। ठीक है, स्क्रैच कार्ड वगैरह है। लकी ड्रॉ में आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, लाइक चांस टू विन अ गोल्ड कॉइन, चांस टू विन अ मारुति ऑल्टो 800। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें निकलती हैं इसमें, लाइक चांस टू विन अ गोल्ड कॉइन, डिटर्जेंट खरीद लो गोल्ड कॉइन मिलेगा, लकी ड्रॉ निकलेगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। ठीक है, अगला आप लिख दीजिए यूजेबल बेनिफिट, जिसमें आप बोल सकते हो कि आपने फॉर एग्जांपल एपरल्स खरीदे हैं, इतने पर्टिकुलर 5,000 की शॉपिंग खरीदी है, उसमें आपको 1,000 रुपये का वाउचर मिल जाएगा कि आप एक्सेसरीज इसके साथ खरीद सकते हो, एपरल्स के साथ, जिसमें आपके कुछ ज्वेलरी हो सकती है या फिर आपके शूज़ या हैंड बैग्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो डिस्काउंट वाउचर फॉर एक्सेसरीज on apparel purchase of 1,000 and above। ठीक है, इतने का आपने एपरल परचेज करा है तो आपको एक डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा उस पर। एंड देन नेक्स्ट इज फुल फाइनेंस एट 0%। ये आजकल तो 0% EMI, 0% EMI वगैरह ये सब के ऑप्शन है, लाइक 24 इंस्टॉलमेंट्स में आप जो है प्रोडक्ट ले जाओ एंड देन यूल बी, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर फाइल चार्जेस जो हैं वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग फाइल चार्जेस इतने ज़्यादा लगा देते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट का अमाउंट जो है उस तरीके से रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट इज सैम्पलिंग, जिसमें आपने देखा भी होगा बहुत टाइम पहले जो है सर्फ एक्सेल वगैरह ने आई थिंक छोटे छोटे ऐसे पाउचेस निकाल देते थे न्यूज़पेपर के साथ कि आप ये हमारा सैम्पल, आप इसको यूज़ करके देखें, इफ़ यू लाइक इट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द परचेस। कोलगेट जो है अपने छोटे छोटे ऐसे बंटवाता था, स्कूल्स वगैरह में भी बंटवाता था, इतने छोटे छोटे उनके पैक्स होते थे। ठीक है, वो सैम्पल पैक्स निकलवाता था स्कूल में और भी बहुत सारी जगह जाके सोसाइटीज़ वगैरह में ऐसे सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे। ठीक है, सो हियर वी आर ऑफर फ्री sample of product like detergent powder, toothpaste, etc. to the potential customers। and then contest वगैरह जिसमें competitive events होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको थोड़े से अपने स्किल्स अप्लाई करने होते हैं, जिसमें क्विज वगैरह पूछते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस, आंसर सम क्वेश्चंस, यू विल हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका कुछ प्राइस निकलेगा, कुछ आप जीतोगे। ठीक है, सो मेरिट्स क्या क्या हैं हमारे इसके सेल प्रमोशन के। सबसे पहले तो अटेंशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लाइक यू कैन अट्रैक्ट दी अटेंशन बिकॉज यू आर यूजिंग इंसेंटिव्स, और लोगों को बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लगता है ये सब चीज़ें कि अच्छा इतना % सेल है, इतना % वाउचर मिल रहा है, इतना %। आप
आपको पता है अब जब पेमेंट अभी भी मतलब चलो बच्चों में ज़्यादा होता है ये, बड़े लोग तो शायद फिर भी नहीं इतना करते होंगे, बट ये होता है कि अच्छा चलो पेटीएम से पे करके देखते हैं कैशबैक में क्या निकलेगा, बड़ी ना एक एक्साइटमेंट सी होती है कि अच्छा उसको स्क्रैच करके देखते हैं कि कैशबैक निकला है कि नहीं निकला है, तो वो होता है. सो इट हैज़ द टेंशन वैल्यू, इट इज़ यूजफुल इन लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट्स, इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस. ठीक है. एंड देन इसमें जो है आप बोल सकते हो कि आप दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, आप इसको ट्राई करके देखिए, इतना बड़ा % डिस्काउंट पे मिल रहा है. अगर सैम्पल है तो सैम्पल तो डेफिनेटली, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो छोटा है जिसको आप सैम्पल की तरह तौर पे दे भी सकते हो, देन यू शुड डेफिनेटली सेंड इट आउट. और आपको वो नए प्रोडक्ट लॉन्च में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. आपको वो फीडबैक भी मिल जाएगा कस्टमर से कि हाउ आर दे लाइकिंग द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग. ठीक है. उसके बाद सिनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स, लाइक आई मैंशन ऊपर भी कि ये जो है इट इज़ डन टू सप्लीमेंट दी ऑलरेडी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ दैट वी आर डूइंग लाइक एडवर्टाइजिंग और अदर प्रमोशनल एफर्ट्स. ठीक है. सो ये हमने यहाँ पे क्या था, हाँ, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग, इन सब चीज़ों में जो है ये सिनर्जी क्रिएट कर देता है. लाइक इट एड्स टू दी करंट मार्केटिंग एफर्ट्स दैट वी आर डूइंग. ठीक है. राइट. नाउ वी आर डूइंग पब्लिक रिलेशंस. पब्लिक रिलेशंस का क्या मतलब होता है? पब्लिक रिलेशंस, या सो पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि हम हमारी पब्लिक में जो इमेज है उसको अच्छी बनाना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन अगर जानते नहीं हैं लोग तो शायद हमारे बारे में सिर्फ पढ़ के न्यूज़पेपर के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू एक छोटा सा आर्टिकल हो जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी के बारे में कुछ कुछ लिखा हो. ठीक है. सो द पब्लिक रिलेशंस इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज. Protect a company's image and its individual products in the eyes of the public. ठीक है. सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके पास सेपरेट पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, PR डिपार्टमेंट्स उन्हें बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होते हैं टू मैनेज द पब्लिक रिलेशंस. एंड उनका मेन टास्क होता है कि वो कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है फैलाएं. तो आपने कितनी बार देखा होगा बहुत सारी कंपनीज़ की न्यूज़ आती हैं कि इस कंपनी में ऐसे हो गया, इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स ये हैं. ये सब क्या है? दिस इज़ ऑल PR वर्क. ठीक है. पब्लिक रिलेशन, ताकि न्यूज़ में अगर कोई चीज़ अच्छी आएगी हमारे, तो इट सॉर्ट ऑफ बिल्ड्स अ पॉजिटिव सेंटिमेंट इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स. ठीक है. सो देयर मेन टास्क इज टू डिससेमिनेट द इंफॉर्मेशन, यानी फैलाना, उसका प्रचार करना, एंड बिल्ड गुडविल अबाउट द बिजनेस. ठीक है. सो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? पहली बात तो यही है कि भाई अवेयरनेस, लोगों को हमारे बारे में पता चलता है. राइट. कल को हम भी जो है स्कॉलर 91 के बारे में छपवा देंगे न्यूज़ में, देन मे बी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट अवेयर दे विल कम टू नो अबाउट इट. एडवर्टाइजमेंट कर दिया. ठीक है. एंड देन इट हेल्प्स इन बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी. जाहिर सी बात है, थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि अच्छा ये लोग एक मतलब चोर लोग नहीं है, बेसिकली है कि अच्छा सामान दे रहे हैं, क्रेडिबिलिटी बनती है. ठीक है. अब आपने जो है फॉर एग्जांपल स्कॉलर 91 की क्लासेस देखी होंगी, शायद आपके किसी फ्रेंड ने आपको रेकमेंड करा होगा, तो उससे क्या है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि अच्छा ये ट्रस्टेड सोर्स से है, ये लोग चोरी चकारी नहीं करते हैं, या फिर ये फॉल्स क्लेम्स नहीं कर रहे हैं, ये फॉल्स प्रोडक्ट नहीं है, फॉल्स सर्विस नहीं है. वो जो है आपका क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है. ठीक है. एंड देन इट स्टिमुलेट्स द सेल फोर्स. आप लिख सकते हो यहाँ पे, इट स्टिमुलेट्स द सेल फोर्स. राइट. सेल फोर्स को कैसे स्टिमुलेट करता है कि जब जो हमारी सेल फोर्स होती है वो रिटेलर्स और बाकी सभी लोगों के साथ डील कर रही होती है, अगर उन्हें पब्लिक रिलेशन उन्होंने सुना होता है हमारी कंपनी के बारे में, देन इट बिकम्स अ लॉट मोर ईजियर टू कन्विंस देम अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस दैट वी आर ऑफरिंग. ठीक है. एंड इट लोअर्स द प्रमोशन कॉस्ट. इट लोअर्स द प्रमोशन कॉस्ट इन द सेंस कि आप जितने पैसे अच्छी अपनी PR मेंटेन करने में लगाओगे वो हमेशा कम रहेगा. द कॉस्ट विल बी लेसर देन द एडवर्टाइजिंग, बट द एंड रिजल्ट और द इम्पैक्ट ऑफ इट विल बी एज गुड एज एडवर्टाइजिंग. ठीक है. बट देन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स की, क्योंकि मीडिया, यहाँ पे हमें मीडिया को कन्विंस करना है. मीडिया हाउसेस क्या हैं? मीडिया हाउसेस हैं आपके ये सारे न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, और फिर ये जो TV वाली में तो नहीं आएगा, बट यहाँ पर हम प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो प्रिंट मीडिया में भी PR रिलेशन, हमारे बारे में कोई आर्टिकल आ गया, हमने कोई नया फीचर निकाला है जिससे बच्चों की हेल्प हो सकती है, दैट इज़ देयर. ठीक है. सो इट लोअर्स द प्रमोशन कॉस्ट, क्योंकि जो है यहाँ पर मेंटेनिंग, आप ये लाइन लिख सकते हो, दैट मेंटेनिंग PR कॉस्ट लेस देन एडवर्टाइजिंग
less than advertising, but it requires a lot of communication and interpersonal skills to convince the media. ठीक है, but requires lot of communication and interpersonal skills to convince media. ओके awesome. ठीक है, पर्सनल सेलिंग के जो है पर्सनल सेलिंग, हाँ पर्सनल सेलिंग का हमने रोल नहीं किया है, ये बहुत इजी है, दिस इज़ योर होमवर्क. बट अब हम करने वाले हैं रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस. मैं सबसे पहले बस आपको एक बार दिखा देती हूँ मीनिंग क्या है पब्लिक रिलेशंस का. पब्लिक रिलेशन जो है इसमें वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स आते हैं विच हैव बीन डिजाइंड ताकि हम एक कंपनी की पॉजिटिव इमेज अपनी पब्लिक के सामने ला सके, अपने कस्टमर्स के सामने ला सके इन द आई ऑफ द पब्लिक, राइट. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है आज, उनके खुद के PR डिपार्टमेंट है जिनका सिर्फ यही काम होता है पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करने का. और इनका मेन टास्क क्या है, द मेन टास्क इज टू डिससेमिनेट द पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इन द आई ऑफ द पब्लिक, राइट. सो द 4 merits that we talked about are one, it helps in building the awareness because जो ये PR वाले बंदे होते हैं they place nice stories about the company, वो nice stories बनाकर न्यूज़ में छपवाते हैं and then it sort of dramatizes the product, जो है प्रोडक्ट है या फिर सर्विस जो है, उससे क्या होता है थोड़ी सी एक्साइटमेंट बिल्ड हो जाती है जब प्रोडक्ट जो है मार्केट में पहुंचता है. ठीक है, इट बिल्ड्स इन द क्रेडिबिलिटी. जब भी कोई न्यूज़ में आती है तो आपको पता ही है, सबको लगता है कि ऐसे कोई ऐरा कह रहा था तू कह रहा तो आकर जो छपा नहीं सकता, तो यानी कोई क्रेडिबल सोर्स ही होगा. बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट किया होगा कि मीडिया ने खुद जो है चेक करा होगा जिसकी वजह से वो उनका न्यूज़ में या फिर प्रिंट में जो है उनका नाम आया है, राइट. इट स्टिमुलेट्स द सेल्स फोर्स इन द सेंस कि रिटेलर्स जो हैं जिनसे हम डील करते हैं, अगर हमें अपना सामान उनके स्टोर में रखवाना है या फिर हम अगर लोकल वाले जो ऐसे सेल्फ सर्विस स्टोर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, हमें अपना सामान रखवाना है वहाँ पर और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी सुन रखा है, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स इन कन्विंसिंग देम एंड मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर दैट लोकल टारगेट कस्टमर. ठीक है, फिर उसके बाद लोअर्स द प्रमोशन कोस्ट क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, लोअर्स द प्रमोशन कॉस्ट बिकॉज PR मेंटेन करना इज लेस कॉस्टली देन एडवर्टाइजिंग एंड इट पेज ऑफ रियली गुड इन द लॉन्ग रन. ओके, नाउ वी गोना डू पब्लिक रिलेशन का रोल. तो सबसे पहले देखो पब्लिसिटी के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले मतलब मैं आपको सारे पहले फीचर्स बता देती हूँ. सबसे पहले है पब्लिसिटी, उसके बाद है प्रेस रिलीज, उसके बाद है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, लॉबिंग एंड देन काउंसलिंग, राइट. सो पब्लिसिटी क्या है, पब्लिसिटी में क्या होता है, पब्लिसिटी एक नॉन पेड फॉर्म है, राइट. नॉन पेड फॉर्म ऑफ सेल प्रमोशन है, नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है जिसमें हम लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं बट इट्स नॉट पेड. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. लाइक इसमें हम कुछ डिफरेंट टेक्निक्स अपना रहे हैं बट दिस इज़ नॉट पेड. मतलब ये मेन जो है ध्यान रखना है आपको, दैट पब्लिसिटी इट जनरली टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज़ फेवरेबल न्यूज़. हमारे बारे में कोई फेवरेबल न्यूज़ है, यानी हमने फॉर एग्जांपल स्कॉलर 91 ने पासी वाले मतलब एक NGO को जो है उन्होंने सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसे दान में दे दिए. ठीक है, कि वो जो बच्चे हैं, या फिर हमने स्कॉलर 91 ने अपने सारे कोर्सेज जो है NGO वगैरह के लिए फ्रीली अवेलेबल करा दिए हैं ताकि वो बच्चे जो है आसानी से पढ़ सके और अपने एग्जाम्स वगैरह में पास हो सके. ठीक है, सो इट इज़ व्हेन देयर इज़ अ फेवरेबल न्यूज़ इज प्रेजेंटेड इन द मास मीडिया अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस. एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इट इज़ नॉन पेड एंड इट इज़ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ. तो पर्सनल सेलिंग है जो पर्सनल होती है, एडवर्टाइजिंग भी नॉन पर्सनल है, राइट. ये पब्लिक रिलेशन भी जो है नॉन पर्सनल है बिकॉज यहाँ पर हम डायरेक्ट अपने प्रॉस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इट हैज़ मोर क्रेडिबिलिटी दैन एडवर्टाइजिंग. इसकी जो है ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जेन्युइन चीज़ है. हमने क्या है, पे नहीं करा है, हमने जेन्युइन, फॉर एग्जांपल अगर हमने NGO के बच्चों की हेल्प करी है, हमने कुछ कपड़े दान करे, हमने कुछ बुक्स दान करी हैं या फिर हमने उनके लिए कोर्सेज फ्री में अवेलेबल करा दिए हैं, तो वो क्या है, वो जेन्युइन एफर्ट है. इट रिफ्लेक्ट्स दी ट्रू, मतलब हमारे मॉरल्स को रिफ्लेक्ट करता है एंड उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट. प्रेस रिलीज अगेन थोड़ा सा इसमें जो हमें मीडिया को कन्विंस करना है दैट दिस इज़ अ न्यू फीचर दैट वी हैव कम अप विद एंड इससे जो आपकी हेल्प हो सकती है. सो इट इज़ द फॉर्म ऑफ इट इज़ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय द पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट टू द मीडिया. किसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, टू द मीडिया, सो एज टू अवॉइड एनी डिस्टॉर्शन ऑफ द कंपनीज इमेज, ताकि हमारी कंपनी की कोई इमेज जो है वो ख़राब ना हो जाए. इसलिए वी मेक श्योर कि पब्लिक की नज़र में एक एक्यूरेट और फैक्ट्स बेस्ड जो है इन्फॉर्मेशन जाए.
ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में हम पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि हमारी एटलीस्ट जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनके सामने भी हमारी इमेज जो है अच्छी बनी रहे। देन दिस इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इमेज, यानी वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक कुछ लोग अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं सोशल मीडिया पर जाकर, या फिर कुछ लोग ख़राब भी कर देते हैं सोशल मीडिया पर जाकर, राइट। सो यूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर अपने कस्टमर्स को, ताकि जो है उससे और ट्रस्ट बिल्ड हो जाए इन द मार्केट। सो इट इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इमेज थ्रू कम्युनिकेशन विद द पब्लिक एंड एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज लॉबिंग। लॉबिंग में जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतनी सारी पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं आती हैं, देन इट मेक सेंस कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो, राइट। एंड बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग जो होती है जिनका अफेक्ट हम पर आता है, मे बी द गवर्नमेंट कैन डिस्कस दोज पॉलिसीज़ विद अस, एंड एज अ बिजनेस हम उनको फीडबैक दे सके कि किस पॉलिसी से हमें क्या फ़ायदा हुआ एंड किससे क्या नुकसान हुआ, राइट। सो इट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जब हम गवर्नमेंट ऑफिशियल से डील कर हमारी एक कंपनी की अच्छी इमेज बना रहे हैं कि जी देखिए हम तो अपने कस्टमर्स के लिए इतना सोचते हैं, या फिर हम गवर्नमेंट के लिए इतना सोचते हैं, हम अपने देश के लिए इतना सोचते हैं। सो दिस इज़ ऑल व्हाट लॉबिंग इज़, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड डिफरेंट मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडस्ट्री, फाइनेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज़। धीरू भाई अंबानी लॉबिंग में जो है बहुत ज़्यादा माहिर थे, बहुत ज़्यादा मतलब जाने जाते थे। धीरू भाई अंबानी रिलायंस के फाउंडर, जानते होंगे आप लोग, पढ़ा होगा कभी आपने, नाम तो सुना ही होगा आपने, नहीं तो ठीक है। सो ही यूज्ड टू हैव लाइक लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड इनफैक्ट जब आप थोड़ा अच्छे रेवेन्यू लेवल पे पहुंच जाते हो, जहाँ पर आप सरकार की नज़र में आ जाते हो, तो सरकार आपको खुद सामने से कांटेक्ट करना शुरू कर देती है। सो लॉबिंग में इट इन्वॉल्व कि हम अपने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे उन पर्टिकुलर कॉर्पोरेट अफेयर से डील करते हैं जिनका इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है, हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखें, ताकि कल को अगर कुछ ऐसा हो तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, देन मे बी वी कैन सीक देयर हेल्प इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। बाकी आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। काउंसलिंग की बात आती है। काउंसलिंग में जो है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काउंसलिंग द पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट इट एडवाइजेज द मैनेजमेंट ऑन जनरल इश्यूज। जो जनरल इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में जो है वो एडवाइस करती है पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, या फिर कोई अगर एजेंसी हायर कर रखे तो वो एडवाइस करते हैं कि क्या जनरल इश्यूज चल रहे हैं जो कि पब्लिक को अफेक्ट कर रहे हैं, एंड द पोजीशन ऑफ कंपनी वुड लाइक टू टेक ऑन अ पर्टिकुलर इशू। और फिर जो है कंपनी उसके रिस्पॉन्स में क्या अपना पोजीशन लेना चाहती है, तो उससे भी जो है एक आपका पब्लिसिटी एक जो है हो सकता है, ठीक है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, ये है आपका पूरा पब्लिक रिलेशन। ये आपका होमवर्क है, लाइक यू हैव टू स्टडी द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू बिजनेसमैन, कि क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेसमैन के लिए पर्सनल सेलिंग का, कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट है, और फिर सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द क्वेश्चंस कर लें, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन में जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ से मार्केटिंग का फंक्शन बताना है, कि ये जो है ये लिखा हुआ है आपके में, इसको पढ़ के आपको बताना है कि ये मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन बता रहा है। सबसे पहले, फॉर इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग देम टू परचेज। परसुएड कर रहे हैं हम उन्हें, प्रमोशन आ जाना चाहिए चुपचाप आपके दिमाग में। जहाँ पर हम परसुएड कर रहे हैं, जहाँ पर हम उन्हें लुभा रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, वहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक नहीं हो रहा है, वहाँ पर हम सामने से जाकर प्रमोशन कर रहे हैं। फॉर इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर, हमें ये इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट्स कस्टमर के पास अवेलेबल हो। कहीं आपको इससे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन की खुशबू आ रही है? डू यू स्मेल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर एट द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एट द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, दैट इज व्हाट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल अबाउट, राइट। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन इन एडिशन टू दैट भी लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज स्वॉट एनालिसिस। ये तो पहला वाला मुझे अच्छे से याद है, जिसमें मैंने बताया था स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में। बताओ क्या था, बताओ, याद आ जाना चाहिए आपको। आप तो एक सिटिंग में पढ़ रहे हो, बिल्कुल याद आना चाहिए आपको। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको लेकर जाना चाहूँगी कहाँ पर, फंक्शंस पर, और मैं आपको फंक्शंस पर लेकर जाती हूँ। और ये देखो फॉर स्वॉट एनालिसिस करा था हमने,
पहला ही था, पहला मुझे याद था, पहला था, और ये हमने क्या करा था, फॉर गैदरिंग दी इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग इट, फॉर गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग इट। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। ओके, फॉर अचीविंग मार्केटिंग अचीव करनी है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, तो प्लानिंग आएगी ना। वो सारा गोल सेटिंग हम कहाँ पे करते हैं, इनिशियली करते हैं, प्लानिंग की स्टेज पे करते हैं। तो मार्केटिंग, क्या स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं, मार्केटिंग प्लानिंग, ठीक है। टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट, एक वर्ड याद आना चाहिए आपको इससे, स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे लिखें, तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। और स्टैंडर्डाइजेशन के साथ क्या है था, पॉइंट था ग्रेडिंग का था, राइट, ग्रेडिंग, ठीक है। फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड गेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एज, हम यहाँ पर प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग पर फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन टू ब्रिंग द रिपीट सेल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को हमें सपोर्ट सर्विसेज देनी है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ओके। फॉर क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, जहाँ आपको बेटा डिफरेंशिएशन वर्ड दिख जाए, डिस्टिंग्विश दिख जाए, डिस्टिंक्टिव दिख जाए, क्या यूज़ करना है आपको, ब्रांडिंग, क्या यूज़ करना है, ब्रांडिंग। फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स, अरे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक लेयर लगा रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, एडिक्वेट डिमांड रहे हमारी प्रोडक्ट की मार्केट में, तो कैसे रहेगा, हमने प्राइस का पॉइंट यहाँ पर देखा था, जिसमें हमने बोला था लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, राइट। तो प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहे, वो हमें कैसे इंश्योर करना है, प्राइसिंग से। सो यहाँ पर आ जाएगा प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर इंश्योरिंग स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी कंटिजेंसी, स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स हमारा जो है एट ऑल टाइम्स होना चाहिए। चलो मैं आपको फंक्शंस में लेकर जाती हूँ, मुझे तो पता चल गया है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग है, बट मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ दोबारा, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। आइए, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग में हमने क्या देखा था, देखो गैप है किस किस के बीच में, देयर इज अ गैप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड देयर यूजेज और फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। इरेगुलर डिमांड है, जिसकी वजह से हमें क्या है, टू मेंटेन द स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स एट ऑल टाइम्स, राइट, एट ऑल टाइम्स वी नीड प्रॉपर स्टोरेज, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बनाते चलो यूज़ होता चलेगा, बनाते चलो यूज़ होता, नहीं, बनाओ फिर जो है उसको स्टोर करके रखो, फिर धीरे धीरे निकालो, क्योंकि बनाना तो प्रोडक्ट एकदम उसमें बनेगा ना, किस में बनेगा, मास प्रोड्यूस होता है वो, ऐसा नहीं है कि भाई मास मतलब लाखों यूनिट शायद एक साथ बनती होंगी, ठीक है। सो टू मेंटेन द स्मूथ फ्लो, what is required, we require storage and warehousing, storage और warehousing, ठीक है। for ensuring adequate demand for the product, for ensuring adequate demand for the, I think there is some confusion here, ओके इसका जो है अभी इसका आप छोड़ दो, इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों मेरी साइड से पेंडिंग है, आई विल करेक्टेड, मैं कम्युनिटी में जो है बता दूंगी, या फिर इस कोर्स के जो डिस्क्रिप्शन है ना, जो डिस्कशन फॉरम है, वहाँ पर मैं आपको इसको करेक्ट करके बता दूंगी। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एमसीक्यूज़ की हम बात करें तो सबसे पहले है अनिल, जो है अनिल क्या कर रहा है, अनिल गोज टू शॉपिंग ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल, ही वॉन्ट्स टू स्पेसिफिकली परचेज सोनी का टेलीविजन, वोल्टास का एयर कंडीशनर। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैम सोनी ब्रांड है, वोल्टास भी ब्रांड है, क्या पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग विच अनिल इज फोकस्ड ऑन, लेबलिंग है क्या, ना, ब्रांडिंग छोड़ दो अभी, पैकेजिंग है क्या, पैकेजिंग की वजह से जा रहा है कि सोनी की पैकेजिंग बड़ी अच्छी होती है, इसलिए मुझे जाना है, सोनी की उसे पसंद है शायद ब्रांड, उसको सोनी के ब्रांड पे ट्रस्ट है, इसलिए वहाँ पे जा रहा है,
And then sale promotion में तो it's like a push method when we are pushing the product and trying to lure the customer to buy the product, right? That is not, यहाँ पे तो हो नहीं रहा, वो खुद से जाकर सामने से जा रहा है, like because उसने शायद तारीफ सुनी होगी या फिर उसने खुद पास्ट में कभी सोनी और वोल्टास का प्रोडक्ट यूज़ करा होगा. सो ब्रांडिंग इज द करेक्ट आंसर हियर. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या है? फिजिकल प्रोडक्ट है, वेयर वी टॉक्ड अबाउट दैट. बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट, जिसमें हमने चीज़ें देखी थी फंक्शनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल. आफ्टर सेल सर्विस डेफिनेटली देखा था. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. रेंट ऑफ अ बिल्डिंग इज कंसिडर्ड टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट. रेंट ऑफ द बिल्डिंग एक बार देना है, हर बार देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी मशीन चल रही है, चाहे आपका लेबर आ रहा है नहीं आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता. हेंस दिस इज व्हाट? अ फिक्स्ड कॉस्ट. Question number 4. Manohar is a wholesaler of food grains. He categorizes his stock into different groups on the basis of their quality. मैम मुझे ये लाइन पढ़कर ही पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसका आंसर ग्रेडिंग होगा. ग्रेडिंग या स्टैंडर्डाइजेशन होगा. ठीक है. एंड ऑल्सो फिक्सेस द प्राइस अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है, उसने कैटेगराइज करा स्टॉक को डिफरेंट ग्रुप्स में एंड द बेसिस ऑफ द क्वालिटी, और उसने जो है उनका प्राइस अकॉर्डिंगली सेट करा. तो ये तो स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग वाला ही तो कॉन्सेप्ट है. सो आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन विच इज मेंशन इन द गिवन लाइन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? ना. ट्रांसपोर्टेशन है क्या? ना. वेयर हाउसिंग है क्या? ना. स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग है क्या? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. कीपिंग इन व्यू द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ द सेल्स एग्रेशन, क्रोमा ने जो है डिसाइड करा है 15% डिस्काउंट देना चाहते हैं. बेटा डिस्काउंट है, डिस्काउंट क्या आना चाहिए? डिस्काउंट है, डिस्काउंट. जल्दी बताओ, सोच लेना चाहिए आपको. ठीक है. डिस्काउंट आ रहा है. मैम प्रमोशन मैम. चलो देखते हैं. आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर. पैकेजिंग एंड लेबलिंग, नो. ब्रांडिंग, नो. प्राइसिंग, could be प्राइसिंग, बट प्राइसिंग के अंदर भी तो बड़े सारे फैक्टर्स थे ना. लेकिन ये तो यहाँ से प्रमोशन की ज़्यादा खुशबू आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रेट लिख रहे हैं, लाइक वी आर यूजिंग द डिस्काउंट वर्ड एज अ प्रमोशन टू पुश द सेल्स एंड टू द कस्टमर्स. Okay, within 2 years of its inception, अगला question, Sid Limited has created a very positive reputation about itself and its products in the eyes of the general public by participating extensively in social welfare programs. Identify the component of promotion mixing described in the given lines. Social welfare में involved है. अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको, जरा ये वाली लाइन पढ़ना. ये देखो, यहाँ पे था, राइट. पब्लिक रिलेशन के कॉन्सेप्ट में है बेसिकली, राइट. तो वो पेड भी हो सकता है, पेड में पब्लिसिटी है, राइट. तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं. एडवर्टाइजिंग नहीं. सोशल वेलफेयर में भी हमने कहा पेड फॉर्म थोड़ी ना है. पर्सनल सेलिंग नहीं, हम तो पुश थोड़ी ना कर रहे हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दीज सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स. हमको ये पर्सनल सेलिंग थोड़ी ना कर रहे हैं जाकर. पब्लिक रिलेशन, येस, दिस कुड बी द आंसर. सेल प्रमोशन डेफिनेटली नॉट. नॉट. Public relation is the correct answer. Question number 7. Packaging plays a relatively high role in the marketing success of the following category of products. Packaging कौन से प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि जैसे मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल दिया था. मिल्क क्या है? नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, राइट. ज़्यादा समय तक नहीं चलता. नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वही होते हैं ज़्यादा समय तक नहीं चलते हैं, पेरिशेबल होते हैं, जल्दी ख़राब होने के उनके चांसेस होते हैं, या फिर वन टाइम यूजेज होता है उनका. फॉर एग्जाम्पल सोप है, राइट. मिल्क है, एंड देन देयर आर वेजिटेबल्स, राइट. सो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, पहला ही जो ऑप्शन पढ़ के मुझे लग गया कि इसका यही करेक्ट आंसर है. बाकी भी पढ़ लो अगर आपको अपनी संतुष्टि के लिए पढ़ना है. कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, नन ऑफ दी इनमें से कोई भी सही नहीं है. ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. डेक्लेरेशन रिगार्डिंग वेजिटेरियन और ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लेबलिंग. लेबलिंग की बात हो रही है. लेबलिंग में हमने कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी सारे पढ़े थे. तो उसमें कौन सा फंक्शन है लेबलिंग का जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसमें हमें डिक्लेयर करना है कि वो जो फूड है वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड, नो. ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, क्या हम ग्रेड करना चाहते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, फिर से हम डिफरेंटली चार्ज करना चाहते हैं? विल सी अबाउट इट. ठीक है. बट फिलहाल प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स, मतलब नहीं है. सबसे करेक्ट यही है कि ये जो डिक्लेयर करना मैंडेटरी है ना, ये जो है आपका रिक्वायर्ड बाय लॉ है, राइट. दिस इज मतलब दिस इज नेसेसरी टू डिक्लेयर इट. सो अदरवाइज गवर्नमेंट जो है आपको बैन कर, मतलब कुछ आप पे फाइन या पेनल्टी लगा सकती है. इन कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन
मोस्ट ऑफ द फर्म्स compete with each other on the basis of which factor? मैंने आपको एक लाइन बोली थी, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस के ऊपर ही जो है सारी खेल सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, सबको पता है प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो है क्वालिटी भी अच्छी है, तो वो प्राइस ही एक ऐसा पॉइंट बचता है जो जितना सस्ता देगा वो उतना ज़्यादा मार्केट शेयर ले जाएगा. सो प्राइस इज द पॉइंट वेयर द कंपनीज इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन सिनेरियो fights compete with each other. Right? Question number 10. Delta Limited has launched a new range of air conditioner in order to add value to the usability of the product. क्या करा है उन्होंने? New range of air conditioners in order to add value to the usability of the product. और क्या करना है? New range of air conditioners have an inbuilt air purifier. इनबिल्ट एयर प्योरीफायर है. एयर प्योरीफायर हम खरीदते हैं अलग से, लेकिन इसमें एसी के अंदर है एंड इज अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स. क्या करा है इन्होंने? कौन सी, क्या पूछ रहे हैं ये, मार्केटिंग फिलॉसफी कौन सी है ज़रा बताओ. हमने क्या देखा था? प्रोडक्शन थी जिसमें स्केल पे काम किया जाता था, फिर हमने प्रोडक्ट पे फोकस करा था, फिर हमने सेल्स पे फोकस करा था, सेलिंग पे फोकस करा था, फिर हमने मार्केटिंग एंड देन फिर सोसाइटल मार्केटिंग थी. कहाँ पर ध्यान हो रहा है? प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करें. प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने अप्लाई करा है. दिस इज द करेक्ट आंसर. सूर्या लिमिटेड इज डीलिंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ सोलर कूलर्स में डील कर रहे हैं. कंसिडरिंग द फैक्ट दैट पीपल जनरली डू नॉट बाय सोलर कूलर्स, द कंपनी अंडरटेक्स अग्रेसिव सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स. अग्रेसिव बात ज़रा अंडरलाइन कर लो. अग्रेसिव सेल प्रमोशन एफर्ट्स लिए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड मेंटेन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट के लिए जो है डिमांड क्रिएट करनी है. माल है ऑलरेडी उनके पास, अब उसको सेल करवाना है, उसका सेल पे अग्रेसिव हो रहे हैं. तो सेलिंग का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफी हो रही है यहाँ पे? प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हैं वो? नहीं. प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं? नहीं. सेलिंग पे ध्यान दे रहे हैं. मार्केटिंग कब होता है? जब हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन वर्ड जो है डाल देते हैं. कस्टमर का सेटिस्फैक्शन सबसे ऊपर, तो मार्केटिंग नहीं है. अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. श्रुति इज प्लानिंग टू लॉन्च एन ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरिड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, शी कंडक्टेड एन ऑनलाइन सर्वे. Looks like we're talking about Pooja. Haha. Based on the feedback of the survey, she has decided to offer educational packages to the prospective buyers. सर्वे ले रहे हैं. यहाँ पे क्या कर रही है? हम मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, मार्केट की नीड्स को, मार्केट में हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, वेर इन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कस्टमर. नाउ दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. अगर इसमें यहाँ पे वो ये भी कर देती कि कुछ ऐसा एनवायरमेंटल मतलब लॉन्ग टर्म में सोसाइटी का बेनिफिट होगा गरीब बच्चों के लिए, लाइक ऐसे उनको फ्री में एजुकेशन अवेलेबल हो जाएगा. इफ दैट एस्पेक्ट हैड बीन एडेड टू दिस, देन इट वुड हैव बीन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. बट यहाँ पर सिर्फ जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आएगा. And on this note guys, we are ending our very beautiful chapter marketing. I hope you enjoyed it, because I enjoyed it thoroughly while reading it, while making notes for you, while delivering it also, right? So I enjoyed it thoroughly and I hope you did too. थोड़ा सा लंबा हो गया, but we all knew that marketing will be a लंबा chapter, and I hope आप सबको अब बिजनेस स्टडीज़ का टर्म 1 का सिलेबस ऑन पॉइंट है. अब इसके बाद आपको रिविजन करनी है. अपनी पहली रिविजन आप NCERT से शुरू करो. रीड द NCERT book, because obviously I've tried my level best to providing the explanation of the concepts, but in order to read between the lines, क्योंकि लाइन में से उठाकर क्वेश्चन पूछ लेगा NCERT और वहाँ गड़बड़ हो जाएगी. 40 नंबर लेकर आने हैं हमें, ठीक है? नहीं आएंगे वो बात की बात है, कोशिश तो कर सकते हैं. कोशिश करने में किसने रोका है आपको? कोशिश करने के लिए कोई हाथ पैर थोड़ी ना पकड़ रहा है आपके. एनीवे, सो या कमिंग बैक, यू हैव टू नाउ रिवाइज बाय start with reading NCERT, and then after that take the वर्कबुक अगैन एंड फिल इट अगैन. मेक श्योर, या तो अगर आपने 2 कॉपीज़ निकलवाई हैं तो वेल एंड गुड है. फोटो कॉपी करा लेना था यार, उसका 2 बार प्रिंट निकालने की क्या जरूरत है. फोटो कॉपी निकाल के इसको रखो, ताकि क्योंकि इसमें आप बार क्लासेस तो नहीं देखने आओगे ना, ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए. एंड देन आप जो नेक्स्ट फिल करोगे उसमें से आप इसको कंपेयर कर लेना. ऑलराइट, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर स्टेइंग हियर, फॉर वॉचिंग द लेक्चर्स एंड फॉर सपोर्टिंग अस. लॉट्स ऑफ लव. नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर.